पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। अगर बुद्धि की बात की जाए तो चाणक्य से बेहतर और कौन हो सकता है। और चाणक्य जी के पास तो इसका भंडार है। लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए और सक्सेस को अपने पास कैसे लाया जाए, ये ऑडियो बुक आपको इन्हीं के राज बताने वाली है, चाणक्य के दिए गए सूत्रों से। बताया उसे जाता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, और समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। आचार्य चाणक्य। दोस्तों, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी। बिना प्रॉब्लम्स के लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम्स के लेवल जरूर बदलते रहते हैं। स्कूल्स में स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉब में वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फैमिली में रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसी और भी लाइफ के साथ बढ़ती कम होती रहती है। अब आप इन लाइफ प्रॉब्लम्स को कितना स्मार्टली हैंडल करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इससे आपका फ्यूचर बनता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है। दोस्तों, किसी इंसान के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है उसका विजडम, उसका नॉलेज, उसकी समझदारी। क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जब बढ़ता है तो प्रॉब्लम्स का अंधेरा कम हो जाता है। अब जब ज्ञान की बात आती है, प्रॉब्लम्स को स्मार्टली हैंडल करने की बात आती है, सक्सेसफुल बनने की बात आती है, तो हमारे जहन में एक नाम जरूर आता है। वो है आचार्य चाणक्य का, जिनके ज्ञान और लाइफ टीचिंग्स को हम जरूर याद करते हैं और अपनी लाइफ का अवलोकन करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने चाणक्य को इनके कोटेशन, शॉर्ट वीडियोस या किसी टेलीविजन सीरियल के जरिए सुना हो या पढ़ा हो, और आप इनके बारे में और जानना चाहते हो। या आपको ये भी लग सकता है कि चाणक्य तो बहुत पुराना हो चुका है, इनकी टीचिंग्स आज के टाइम में कैसे काम कर सकती है, हा? आपके ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के तौर पर इस ऑडियो बुक को बनाया गया है, जिसमें आज के टाइम के हिसाब से आचार्य चाणक्य की लाइफ टीचिंग्स को मॉडर्नाइज करके पेश किया गया है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ये ऑडियो बुक कैसे आपकी डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, ये कैसे आपको समृद्ध और समझदार इंसान बना सकती है। तो सुनिए, आचार्य चाणक्य अपने आप में एक ज्ञान के सागर है, ये तो हम सब जानते हैं, है ना? जिन्होंने इतिहास में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिन्हें आज भी हम एक सीख के तौर पर याद करते हैं। लेकिन तब की और आज की सिचुएशन में बहुत अंतर आ चुका है। पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, युद्ध नीतियां हुआ करती थी, लेकिन आज हम एक अलग परिवेश में रहते हैं, जहां हमारी कामयाबी का मतलब ज्यादा पैसा, लाइफ कंफर्ट और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन हो चुका है। आज के टाइम में खुद के इमोशंस को हैंडल करना बड़ा टास्क बन गया है। कंपटीशन हाई होने की वजह से सक्सेस रेशियो बहुत कम हो गया है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना भी एक चैलेंज बन गया। सोचिए, अगर आज आचार्य चाणक्य होते तो वो हमारी इन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन बताते। बस इसी बात को जानने और समझने के लिए आप इस चाणक्य नीति को सुन रहे हैं। इस ऑडियो बुक में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानियां आपको नहीं मिलेंगी, और ना ही इतिहास में उन्होंने क्या किया, इन सब बातों का डीपली जिक्र किया होगा। इसमें ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया है कि आचार्य चाणक्य की लाइफ टीचिंग्स के जरिए आप अपनी लाइफ में एक बेहतर इंसान कैसे बन सकते हैं, और एक चंद्रगुप्त मौर्य बनकर अपना युद्ध खुद कैसे जीत सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए अपने सफर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है चाणक्य नीति। इस सेकेंड एपिसोड में भी अब अपन बात करना शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाणक्य को लेकर मेरी समझ भी बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बस उन्हें, उनके टीचिंग्स को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और मेरे कॉर्पोरेट करियर में जो भी मैंने फील किया है, ये मेरे साथ हुआ है, उनके जवाब ढूंढ रहा हूँ। ऐसे में अगर आपको भी अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए सवालों के जवाब चाणक्य से मिल जाएं तो क्या बुरा होगा, बल्कि भला ही होगा। एक्चुअली चाणक्य और उनके अर्थशास्त्र को न तो लोगों ने पढ़ा और न ही समझा। वो तो सिर्फ बने बनाए टेम्पलेट्स में लिखे हुए उन कोट्स को पढ़ते रहे,
जो शायद चाणक्य ने कभी कहे भी ना हो, लेकिन इन लोगों ने पढ़े, समझे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शेयर भी कर दिए ये कोट्स, बिना ये सोचे या जाने कि इनको और भी लोग पढ़ते हैं। और हर किसी का किसी भी बात को लेकर इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव हो सकता है, और ऐसे में वो इंसान अपनी अक्ल के हिसाब से उनका मीनिंग निकालकर उस पर या तो एक्ट करेगा या रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा एक नया टीम लीड बना है और वो बड़ी शिद्दत से चाहता है कि वो अपने प्रीवियस बॉस से बेहतर बॉस बने। तो मेरे दोस्त ने उस लड़के को मेरी तरफ मोड़ दिया। इस पर मैंने कहा, देखो भैया, हम कोई ज्ञानी महात्मा तो है नहीं कि तुम इधर सवाल का तीर छोड़ोगे और उधर हम तुरंत ही उसका जवाब दे पाएंगे, क्योंकि भाई मैं तो खुद भी सीख रहा हूँ ना, और अपने खुद के सवालों के जवाब ढूंढ रहा हूँ। पर जब उस नौजवान ने बार बार जोर दिया तो मैंने भी चाणक्य के अर्थशास्त्र में पढ़ी हुई बात से उसके सवाल का जवाब दिया। एक सत्ताधीश या एक टीम लीड को क्या करना चाहिए उसके लिए तो गाइडलाइंस हैं, पर एक लीडर को क्या नहीं करना चाहिए ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, जो कॉर्पोरेट में काम करते हुए मैंने सीखा वो ये कि अच्छा टीम लीड सिर्फ मैनेजमेंट की नजर में हो सकता है। अपनी टीम के लिए वो अच्छा है या बुरा है ये एक सब्जेक्टिव सोच है। हमारे गांव में कहावत है, सास पत्थर की मूरत भी हो तो भी बुरी लगती है। उसी तरह बॉस किसी भी हाल में सबका पसंदीदा इंसान हो ही नहीं सकता, और इसका कारण है टीम में डिससैटिस्फैक्शन। आप कुछ भी कर ले, टीम में इस फीलिंग को आने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि सैटिस्फैक्शन भी सब्जेक्टिव है, तो इसे तो भूल ही जाता है। लेकिन एक अच्छे लीडर के बारे में चाणक्य ने जो कहा है, पहले उस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा है चाणक्य जैसे ग्रेट थिंकर, फिलोसोफर, पॉलिटिशियन की टीचिंग्स में से अपनी लाइफ के सवालों के जवाब ढूंढना। खुद चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 21 बातें ऐसी बताई हैं जो एक लीडर को नहीं करनी चाहिए, जिसमें से हम सबसे इम्पोर्टेंट बात को सबसे पहले चुन रहे हैं। चाणक्य ने टीम में फैले डिससैटिस्फैक्शन का मेन रीजन माना है जूनियर्स का खुश ना रहना। जूनियर्स किसी भी वजह से डिससैटिस्फाइड हो सकते हैं, लेकिन एक लीडर का काम है कि उन्हें खुशनुमा माहौल दिया जाए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी पर फर्क ना पड़े। इस डिससैटिस्फैक्शन को दूर करने के लिए जो काम एक लीडर को सबसे पहले करना चाहिए वो है कि पक्षपात या फेवरेटिज्म ना करें। अगर एक लीडर किसी खास टीम मेंबर, वो चाहे मेल हो या फीमेल, उसको किसी भी वजह से फेवर करता है तो ये टीम में डिससैटिस्फैक्शन का मेन रीजन हो सकता है। इससे लॉबिंग को बढ़ावा मिलता है और आखिरकार एक अच्छी खासी टीम स्प्लिट हो सकती है, यानी टूट सकती है, जो आगे जाकर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स का कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाती है। इससे टीम में एक अनईजी सा माहौल बन जाता है और एट द एंड प्रोडक्टिविटी पर भी अनइमेजिनेबल इम्पैक्ट होता है। ऐसे में अगर कोई एक टीम मेंबर अपनी परफॉर्मेंस की वजह से लीडर का फेवरेट हो भी, तो भी लीडर को उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे मेंटोर करने में वक्त देना चाहिए ताकि वो आगे जाकर एक अच्छा लीडर प्रॉस्पेक्ट बन सके। उसके साथ ही लीडर को अपनी टीम में एक हेल्दी कंपटीशन शुरू करना चाहिए, जहां हर कोई एक दूसरे को पछाड़ना तो चाहे, बट नॉट विद द हेल्प ऑफ अनएथिकल मींस। कभी अगर किसी को फेवर करना ही पड़ जाए तो लीडर को हमेशा राइट और रॉन्ग के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ राइट और रॉन्ग का सिलेक्शन इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे टीम की हेल्थ इम्पैक्ट होती है। और हाँ, हमेशा याद रखें कि आपकी राइट चॉइस अधिक अच्छे के पक्ष में होनी चाहिए, जिससे टीम के बीच में हार्मनी बनी रहे। अगर टीम में कहीं डिस्प्यूट हो तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की हेल्प लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन दो पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है उन दोनों से ही सेपरेट और कंबाइंड डिस्कशन दोनों ही जरूरी है। पहले सेपरेट और फिर कंबाइंड डिस्कशन में दोनों ही पार्टीज के पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रजेस निकल कर सामने आते हैं और कुछ केसेस में थोड़े इमोशनल
में नहीं हुआ तो उन्हें फ्यूचर में इस तरह साथ आकर एक दूसरे के प्रोफेशनल ग्रोथ में कैटलिस्ट बनने के लिए इंस्पायर करें और एंड में उन्हें एक बेहतर इंसान बनने और एक दूसरे से बेहतर इंसान खोजने की एक्सरसाइज करवाएं। ऐसी एक्सरसाइज आपको एचआर टीम या लर्निंग एंड डेवलपमेंट टीम को साथ में रख के करवानी चाहिए, बल्कि ऐसी एक्सरसाइज तो पूरी टीम के साथ होनी चाहिए, ताकि अगर आगे से कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो वो आपस में ही मैच्योरली हैंडल करके वहीं का वहीं निपटा दिया जाए और आपके प्रोडक्टिव टाइम से वक्त की डिमांड न कीजिए। अभी आपको लग रहा होगा कि ये सब तो भाई मॉडर्न मैनेजमेंट में भी पढ़ाया जाता है ना? लेकिन आज के मॉडर्न मैनेजमेंट का मेजर चंक हमारे ही एंशिएंट टीचर्स जैसे विष्णुगुप्त चाणक्य ने सैकड़ों सालों पहले ही निकाल दिया था। मुझे लगता है कि चाणक्य का अर्थशास्त्र सिर्फ उनकी प्रकांड बुद्धि से रचा गया एक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि आज के और कल के दौर में मैनेजमेंट, पॉलिटिक्स और स्ट्रैटेजी का एक ऐसा दस्तावेज है जो दुनिया भर में किसी भी दौर में रेलेवेंट है, था और रहेगा। जब एक बार स्वेटर उधड़ना शुरू होता है तो पूरा उधड़ के ही दम लेता है। सिमिलर सी कहावत है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। पहली बार जब हमने मेरे दोस्त के बेटे के कहने पर लीडर को क्या नहीं करना चाहिए इस सब्जेक्ट पर बात की थी, तब लगा नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आएगा और इतना सही। कई लोगों ने मुझे पर्सनल कॉल्स और मैसेजेस करके कहा कि इस सब्जेक्ट पर मैं थोड़ा और बात करूं। हालांकि इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, क्योंकि मैं बिना खुद पढ़े समझे और उस पर विचार किए कुछ भी नहीं बोलना चाहता। अगर कंटेंट अच्छे से रिसर्च करके ना लिखा गया हो तो उसके प्रेजेंटेशन में ना ही कन्विक्शन दिखती है और ना ही उसका इम्पैक्ट आता है, बल्कि उसकी अथॉरिटी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में पढ़ा, उसके हिसाब से एक लीडर को अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा भी काफी सारे काम करने पड़ते हैं। अब मेरा मानना है कि पहले हमेशा वो समझना जरूरी है जो काम नहीं करने, क्योंकि उसी से हमें वो सब काम करने में आसानी होती है जो हमें वाकई करने हैं। तो शुरू करते हैं उन कामों में से एक जो लीडर को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सो एज पर चाणक्य देयर आर 3 थिंग्स जो एक लीडर को नहीं करनी चाहिए, और वो हैं कभी भी अपनी टीम को उस तरीके से हर्ट नहीं करना जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। दूसरा, अच्छाई का साथ छोड़ बुराई का साथ देना। और तीसरा है हर उस काम से दूरी बना लेना जो आइडियली नहीं करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से किसी को भी हर्ट करना न लीडर को सूट करता है न ही किसी आम इंसान को। हर्टिंग somebody is anyways not permissible. Whenever we hurt anybody, we are actually hurting ourselves. देखिए, न्यूटन का भी सीधा साधा नियम है और कर्मा का भी, कि जितना आप देते हो उतना ही आपको वापस रिटर्न में भी मिलता है। दूसरी बात, आप जिसका साथ देंगे उसके किए हुए कामों का रेपरकशन आपको भी इम्पैक्ट करेगा। जो काम आइडियली सही नहीं है उसको करने में कभी भला नहीं हो सकता। अब अगर इन्हीं तीनों को हम डिटेल में समझें तो शायद आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। सबसे पहला है पनिशमेंट या सजा। अब ये तो हम सब जानते हैं कि वार्निंग मेल, मेमोज वगैरह हर कंपनी में दिए जाते हैं। कभी कभी लेट आने वालों की हाफ डे की सैलरी काट ली जाती है या उनकी छुट्टियां रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन इन सबसे उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कि वर्बल या फिजिकल पनिशमेंट से होता है। हालांकि फिजिकल पनिशमेंट कहीं नहीं होती है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एम्प्लॉयज के राइट्स के लिए एचआर पॉलिसीज को बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है और उतनी ही स्ट्रिक्टली उन्हें लागू भी किया जाता है। लेकिन फिर भी एक लीडर को अपनी जबान और हाथ काबू में रखने चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि किसी भी टीममेट को दूसरे टीममेट के सामने ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से उस टीममेट के सिंपैथाइजर्स खड़े हो जाते हैं। शायद लॉबिंग आपके ही खिलाफ शुरू हो जाए। अगर आपको स्टिंकर मेल, वार्निंग मेल या मेमो ही देना है तो भी उसकी लैंग्वेज को बड़ा ही सधा हुआ यानी सिंपल रखिए, ताकि उसका इम्पैक्ट भी आए और सामने वाले को इस कदर हर्ट भी ना हो कि वो आपके अगेंस्ट चला जाए। मेरे डैड एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, कभी भी किसी की तारीफ करनी हो तो चौड़े में करो,
लेकिन अगर उसे डांटना है या पनिश करना है तो अकेले में करो, क्योंकि सबके सामने पनिश करने से ह्यूमिलिएशन का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से न सिर्फ वो आदमी जिसे पनिश किया बल्कि जिसने पनिशमेंट देखा है वो भी आपके अगेंस्ट हो सकता है। इस तरह से आप खुद के खिलाफ एक लॉबी खड़ी कर सकते हैं। पहले तो पनिश करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जिस भी इंसान के खिलाफ आप एक्शन लेने जा हैं, अगर आप उसके चैलेंजेस को समझ लें तो शायद आप उसकी उन चैलेंजेस से फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वही इंसान आपकी टीम में एक नया स्तर बनकर उभरे। हम अपने बच्चों और पेट्स तक को पनिश करने से पहले 10 बार सोचते हैं, फिर चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो। हालांकि पर्सनल नुकसान और कंपनी के नुकसान में फर्क है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा ह्यूमन एंगल को ध्यान में रखें तो कभी किसी को पनिश करना ही नहीं पड़ता, बल्कि अगर हमने उसके चैलेंजेस को ओवरकम करने में उसकी हेल्प की तो शायद वो ही हमेशा के लिए हमारा सबसे बड़ा एडमायरर बन जाए और दोबारा अपनी गलती दोहराने से बाज आए। इस तरह हमने किसी को पनिश भी नहीं किया और हमने एक स्ट्रॉन्ग टीममेट भी बनाया। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो कि है अच्छाई का साथ छोड़कर बुराई का साथ देना। अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके साथ रहेंगे उसके जैसे हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, ये हमें पता है। और अगर हमें खुद अच्छाई बुराई की पहचान नहीं है तो हम लीडर बनने के लायक ही नहीं। एक लीडर अगर सब कुछ जानकर भी सही को छोड़कर गलत का साथ देता है तो एक दिन वही गलत उसे भी ले डूबता है, फिर चाहे वो गलत इंसान हो या हरकतें। इसे फिजिक्स से सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अगर हम एक बॉल को दीवार पर तेजी से मारें तो वो बाउंस बैक कर हमारी ही तरफ आएगी। बिल्कुल उसी तरह अगर हम गलत का या बुराई का साथ देंगे तो बुराई हम पर भी तरस नहीं खाएगी और एक न एक दिन हमें भी लपेट लेगी। और एक लीडर को ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अकेला नहीं है, उस पर अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर वो खुद गलत के साथ खड़ा है तो उसकी टीम भी उसको फॉलो करेगी। इस तरह तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बुराई के रास्ते पर चलने लगेगा। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो काम आइडियली सही नहीं है उससे तुरंत से पहले दूरी बना लीजिए। अगर आपको सीधे समझ नहीं आता है तो मैं आपको बचपन में ले चलता हूँ। किसी भी बच्चे को बैंगन की सब्जी कभी पसंद नहीं आती, ज्यादातर मुझे भी नहीं आती थी और शायद आपको भी नहीं आती हो। तो जैसे आप बचपन से बैंगन की सब्जी अवॉइड करते आए हैं, उसी तरह आइडियली रॉन्ग काम को और इंसान को बिल्कुल वैसे ही अवॉइड करें और इस तरह आप आगे की प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। भगवान बुद्ध भी कह गए हैं, जितना आप इग्नोर करेंगे उतना सुखी रहेंगे। और अगर बात इग्नोर या अवॉइड करने की है तो सबसे पहले हमें बुरी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एक लीडर को अगर कोई बुरी चीजों को अवॉइड करते देखेगा तो हर टीममेट भी वही फॉलो करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लीडर को सिर्फ अपने टीममेट्स के सामने ही आइडियल बनकर रहना चाहिए। उसे न सिर्फ प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इन बातों को अपनाना चाहिए। सिर्फ दिखावे में किया गया अच्छा बिहेवियर आपकी सोच से नहीं बल्कि बातों में झलकता है और ऐसे में आप एक हिपोक्रेट से ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर लीडर हिपोक्रेट होगा तो टीम के हिपोक्रेट बनने में देर नहीं लगेगी और फिर आप ऐसी हिपोक्रेट टीम से क्या ही प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी आपको फॉलो करने वाली भेड़ें हैं और आप हैं उनके चरवाहे। सो द बॉटम लाइन फॉर एवरी लीडर इज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी आप जो कहते हैं उसे फॉलो भी करें। आई थिंक इस एपिसोड के लिए हमने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से काफी कुछ सीख लिया है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का मानना था कि हर स्टूडेंट के भीतर आने वाले कल का गुरु होता है, फिर चाहे वो स्टूडेंट आगे जाकर राजा बने, मंत्री, अधिकारी या शिक्षक। गुरु तो सभी होते हैं, क्योंकि हर इंसान जो कुछ सीखता है उसे अपने सक्सेसर्स या अपने जूनियर्स को जरूर सिखाता है। इंसान जिंदगी भर एक स्टूडेंट रहता है और सीखना कभी खत्म नहीं होता। आचार्य चाणक्य जब खुद शिक्षक यानी टीचर थे तो क्या उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं कहा, कोई गाइडलाइंस नहीं दी? मैंने उनसे जानना चाहा कि उनको ये बात जानने की क्यूरियोसिटी क्यों, तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे को स्कूल चेंज करना है
क्योंकि उसकी क्लास की सीट्स कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन वाकई जब बात स्टूडेंट्स की हो तो थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। पहले तो आचार्य ने एक बड़ी मजेदार बात कही है जो सभी स्टूडेंट्स को सीरियसली समझनी चाहिए। सुखार्थी त्यजते विद्याम, विद्यार्थी त्यजते सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। इसका अर्थ है कि सुख की इच्छा करने वाले को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और पढ़ने या सीखने की इच्छा करने वाले स्टूडेंट्स सुख छोड़ देते हैं, क्योंकि सुख चाहने वाला सीख नहीं पाएगा और सीखने में इंटरेस्ट रखने वाले को कभी अपने कंफर्ट की नहीं सूझेगी। आई पर्सनली थिंक ये बात 100% सही है, क्योंकि जो स्टूडेंट सुख में रहकर पढ़ना या सीखना चाहेगा उसका सारा ध्यान अपने कंफर्ट जोन की तरफ ही रहेगा और उसमें स्ट्राइव करने या मेहनत करने की कैपेसिटी या एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं रहेगा। भाई जब तक कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो सीखोगे कैसे? बच्चा भी चलना नहीं सीखेगा अगर माँ की गोदी से नीचे ही नहीं उतरा तो। मैंने अक्सर एनिमल किंगडम, डिस्कवरी वगैरह चैनल्स पर देखा है कि यूजुअली सभी जानवर अपने बच्चों को हार्डशिप्स फेस करने देते हैं। वो केयर तो करते हैं लेकिन इतनी भी नहीं कि बच्चे की नर्चरिंग रुक जाए। ये हम इंसानों की ही प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को इतनी केयर देते हैं कि वो कमजोर हो जाते हैं और फिर उन्हें जरूरत पड़ने लगती है फैसिलिटीज की, जिनके ना होने से उनके एकेडमिक्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह फैसिलिटीज के ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उलट कुछ और है जिसके ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि मैं किसका नाम लेने वाला हूँ, और अगर नहीं तो इस श्लोक के बाद में जरूर समझ आ जाएगा। यथा खनन खनित्रेण नरो वार्यधिगच्छति, तथा गुरुगताम विद्याम शुश्रूषुरधिगच्छति। इसका मतलब है कि जिस तरह जमीन में से पानी निकालने के लिए लगातार खोदना पड़ता है, उसी तरह गुरु की सेवा करने से विद्या मिलती है। बात बड़ी साधारण है, लेकिन आजकल वो एरा नहीं हो रहा कि लोग आश्रम में या गुरुकुल में जाकर रहें और वहां आश्रम के कामों में हाथ बटाएं या गुरु और आश्रम की सेवा करें, भिक्षाटन करें। लेकिन जो मुझे समझ आता है वो ये है कि जिस तरह जमीन खोदने से पानी मिल जाता है, उसी तरह अपने टीचर से खोद खोद कर सब्जेक्ट के बारे में क्वेरीज पूछने से शिक्षा के रूप में वो पानी मिलता है जो कि एक स्टूडेंट को नर्चर करने के लिए काफी जरूरी है। स्टूडेंट्स की नर्चरिंग के लिए, उनके दिमागी न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ टीचर, पेरेंट्स या बुक्स ही काम नहीं करती, बल्कि वो माहौल भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसमें वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं। उनके खाने से लेकर वे ऑनलाइन या दूसरे एंटरटेनमेंट साधनों से क्या कंज्यूम कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के दौर में डिस्ट्रैक्शंस वैदिक ईरा या पोस्ट वैदिक ईरा के मुकाबले कई हजार गुना बढ़ गया है। अरे आप तो सिर्फ 80s से आज तक ही देखिए, डिस्ट्रैक्शन ने एक अलग ही लेवल पा लिया है। और ऐसे में स्टूडेंट्स जहां एक तरफ इंटरनेट से अपनी पढ़ाई के लिए मटेरियल निकाल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ बिंज वॉच करके या तरह तरह के ऑनलाइन गेम्स में उलझ कर या पॉर्न के एडिक्ट होकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपनी अक्ल की धार और थॉट्स की रफ्तार खो देते हैं। और इसकी वजह से उनके एकेडमिक्स और मेंटालिटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, उनको हार्म करता है। ऑल्सो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो लोग शिक्षा या एजुकेशन को सिर्फ किताबों का रट्टा मारना समझते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से स्लो क्लैप्स है, क्योंकि शिक्षा या एजुकेशन आती है पर्सनल एक्सपीरियंस से। तभी तो हमारे टीचर्स हमें एक एक चीज सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट के जरिए पढ़ाते हैं। जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट की अहमियत नहीं समझता और सिर्फ रट्टा मारकर नंबर लाने को इम्पोर्टेंस देता है, उसके लिए भी आचार्य विष्णुगुप्त ने बड़ी अच्छी बात कही है। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु च युद्धनम, उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। आचार्य चाणक्य श्लोक में कहते हैं कि जो विद्या पुस्तक में रहती है वो व्यक्ति के किसी काम की नहीं रहती। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान सिर्फ किताबों तक लिमिटेड रहता है और इंसान उसका वक्त आने पर इस्तेमाल नहीं कर पाता है, ऐसे में ज्ञान का कोई रेलेवेंस नहीं होता।
यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति को किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल ज्ञान की भी समझ होनी बड़ी जरूरी है। जो लोग सिर्फ किताबों को रटते हैं और उन्हें प्रैक्टिकलिटी की समझ नहीं होती है, वो ज्ञान उनके किसी काम का नहीं होता। इसी तरह आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि व्यक्ति को गुरु से ज्ञान लेते समय अपनी जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को पूरी तरह शांत करना चाहिए। आधे अधूरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं रहता है। जब मनुष्य को उस ज्ञान का इस्तेमाल करने की बारी आती है तो पूरी तरह से ज्ञान न होने के कारण वो पीछे रह जाता है। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं रहता है, सब कुछ आता और जाता रहता है। तभी तो कहते हैं चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। लेकिन कभी कभी हम लाइफ में आने वाले चेंजेस से घबरा जाते हैं। हमें कोल्ड फीट जैसा लगने लगता है, पेट में बटरफ्लाईज यानी तितलियां उड़ने लगती हैं और ऐसा लगता है कि ये जो सब जिस काम को करने से हो रहा है वो काम करें भी या ना करें। फिलहाल हम बात कर रहे थे चेंज की, तो मेरे एक रिलेटिव की बेटी ने मुझसे जानना चाहा कि क्या चाणक्य उसके सवाल का जवाब दे सकते हैं। अरे भाई, चाणक्य तो हर बात का जवाब रखते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन। ये लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जॉब कोरोना टाइम पर चली गई क्योंकि कंपनी को अपने लॉसेस कंट्रोल करने के लिए मेजर लेवल पर एम्प्लॉयज को ले ऑफ करना पड़ा। एज अ रिजल्ट इसमें लड़की की जॉब भी चली गई। अब वो इस चेंज से कोप अप नहीं कर पा रही है क्योंकि घर में खाली बैठना उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है और बिना सैलरी के उसे डैडी के रेस्टोरेंट में खाना भी पसंद नहीं है। तो मैं इस बच्ची से और आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि माना अगर थोड़े वक्त तक मार्केट बंद रहा और उसके बाद कंपनीज का दोबारा खड़े हो पाना भी मुश्किल था, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से जो नेसेसरी एम्प्लॉयज नहीं थे उनको डेड वेट समझकर हटा दिया। हालांकि ये कंपनीज के लिहाज से देखा जाए तो काफी अनएथिकल स्टेप था, लेकिन सरवाइव करने के लिए, अपनी कंपनी को बचाए रखने के लिए उन्होंने ये स्टेप ले लिया। अब जिनकी जॉब्स गई हैं वो ध्यान से सुने। थोड़ा रूड साउंड करेगा लेकिन सच बताऊं तो आप लोगों ने अपने ब्रेकअप का भी रोना धोना मैक्सिमम 7 से 10 दिन तक मचाया था। ऐसे में अगर कंपनी ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है तो मेरे ख्याल से 7 दिन भी मत लो। बिल्कुल उसी तरह धूल झाड़ के खड़े हो जाओ जैसे बचपन में प्लेग्राउंड में गिर जाते थे, और अगर इधर उधर से टेंशन नहीं मिले तो चुपचाप अपने कपड़े झाड़ते हुए फिर से खेलने में जुट जाते थे। आई नो कि आपके इमोशंस अभी भी आपको झगड़े हुए हैं और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि इतने साल दिए कंपनी को और कंपनी ने एक सेकंड भी नहीं सोचा हमें टाटा बाय बाय करने से पहले। इसके बारे में चाणक्य ने कहा है कि इमोशंस एक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, तो इमोशन में पड़ना ही क्यों, सीधा एक्शन पर लग जाते हैं। हालांकि अच्छी कंपनीज आपको जाने से पहले 1 से 3 महीने की सैलरी हैंडशेक अमाउंट में देती हैं। जो नहीं देती हैं उनके बारे में ना ही बात करें तो बेहतर हो। सो एटलीस्ट 1 से 3 महीने तक आपको डेली ब्रेड एंड बटर का नहीं सोचना है। सबसे पहले अपनी एम्प्लॉयबिलिटी पर ध्यान दें, अपना सीवी, अपना लिंक्डइन अकाउंट वगैरह सब सॉर्ट कर लें। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपकी कंपनी ने आपको जॉब से फ्री कर दिया है, इस बारे में सोशल मीडिया पर अपना इमोशनल आउटबर्स्ट ना निकालें क्योंकि ये बचकानी हरकत है और इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी पर भी मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे आपके ब्रेकअप से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि सब आपके मजे ही लेते हैं, उसी तरह आपकी जॉब जाने से भी किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एचआर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ट्रैक करते हैं, वो आपके पोस्ट और कमेंट्स को भी देखते हैं। सोशल मीडिया आजकल इंसान की लाइफ का आईना बन चुका है और इसी की वजह से कई लोगों की जॉब जाती है और मैंने तो उन्हें ह्यूमिलिएट होते भी देखा है। सो माय एडवाइस इज रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्ट्स। रिक्रूटर्स हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास नॉलेज हो और हमेशा सीखने के लिए तैयार हो। उन्हें आपके इमोशनल साइड को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसे अपने तक ही रखिए। बी रेडी फॉर द चेंज। ये चेंज एनवायरनमेंट का चेंज भी हो सकता है, वर्क कल्चर का भी हो सकता है, वर्क प्रोसेसेस का भी हो सकता है और एसओपीज का भी चेंज होगा। आफ्टर ऑल आप कंपनी चेंज कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको शहर भी चेंज करने को कहा जाए।
एंड ट्रस्ट मी, अगर पॉसिबल हो तो शहर भी चेंज कर लीजिए। आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि नया शहर, नई जॉब और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको क्या क्या नया सिखाएंगे। सेकेंडली, अगर आपको वैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिल रही जैसी पिछली थी, आई मीन इन टर्म्स ऑफ कंपनी साइज वगैरह, तो भी परेशान नहीं होना है। ऑल्सो जब हायरिंग हो रही हो तो सैलरी नेगोशिएशन में आपको पुरानी कंपनी जितने पर्क्स शायद ना मिल पाए, बट यू कैन ऑलवेज गेट बेटर बाय वर्किंग हार्ड एंड शोइंग योर कलर्स। 2008 के रिसेशन और 2019 के कोरोना ने हमें सिखा दिया कि बुरा वक्त और हार्श डिसीजंस कभी भी लिए जा सकते हैं। सो थिंक अबाउट प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, यानी कि आप इस बार जब जॉब ज्वाइन करें तो उसे 2020 का मैच नहीं बल्कि एक बड़ी सीरीज की तरह खेलें। अपनी जगह बनाएं, अपने काम से अपनी रेपो बनाएं, अवार्ड्स और एक्सीलेंस के बारे में सोचें, अप्रेजल और पर्क्स को ही सब कुछ ना माने। याद रखिए कि आप काम करने क्यों आए थे, क्योंकि पैसा तो शायद कुछ भी करके मिल जाता, लेकिन अपने वर्क क्वालिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन का रास्ता आपको खुद बनाना होगा। शहर, बरसों से जमा जमाया जॉब या वो वर्टिकल जिसमें इतने बरसों काम किया है, अगर कहीं पर भी कंफर्ट जोन है तो वो कहीं न कहीं आपको किल कर रहा है। आपकी कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी और आपके एंड्योरेंस को किल कर रहा है। सोचिए, अगर चाणक्य ने खुद को कंफर्ट जोन में रखा होता, या फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त को ही कंफर्ट जोन में रखा जाता, तो क्या चाणक्य खुद इतने बड़े पॉलिटिशियन बनते या चंद्रगुप्त इतना बड़ा सम्राट बनता? We have to test ourselves on the tiresome and unexplored roads of time. So let's come out of whatever comfort zone we are in and move on with the fact that change is the only constant. मेरे मेंटोर और दुनिया के सबसे प्रकांड विद्वानों में से एक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने इस फोकस को आउट फोकस होने से बचाने और फ्यूचर ब्लर होने से रोकने के लिए बड़ा ही आसान तरीका बताया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको वही क्लीशे बातें कहूंगा कि डेली टू डू लिस्ट बनाओ, प्रायोरिटीज बनाओ, शॉर्ट टर्म गोल सेट करो। ना भाई ना, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ट्राइड एंड टेस्टेड ऑलरेडी। ये सब मिथ्या बातें हैं, कोरा झूठ। अगर कोई पार्टी इनवाइट आ गया तो प्रायोरिटीज बदलने में सेकंड नहीं लगेगा। एक्चुअली चाणक्य शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल की बात ही नहीं करते, वो सीधे प्लान पर आते हैं और उस प्लान को अचीव करने के लिए पैटर्न डेवलप करने के डायरेक्शन में बात करते हैं। हालांकि उन्होंने ये पैटर्न राजाओं के हिसाब से डेवलप किए थे, लेकिन यही पैटर्न हम सब फॉलो कर सकते हैं, वो भी तब अगर हमें राजा बनना है तो। मान लीजिए कि यहाँ राजा इज इक्वल टू सक्सेसफुल पर्सन, तो आपको एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना ही होगा। लेकिन इस पैटर्न या टाइम टेबल से पहले चाणक्य जिस बात पर जोर देते हैं वो है डिसिप्लिन, और इसे भी वो दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो हुआ एक्सटर्नल डिसिप्लिन और दूसरा है इंटरनल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बाहर से फोर्सफुली अप्लाई किया जाता है, और उसको अप्लाई करने वाले होते हैं हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, बॉसेस, डॉक्टर्स। ये सभी लोग हमारी एज और सिचुएशंस के हिसाब से हम पर डिसिप्लिन लागू करते हैं और हम उनके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। दे आर लाइक एन अलार्म क्लॉक जो हमें बार बार आगाह करती है कि इस वक्त ये करना है और इस वक्त ये नहीं करना है। अदर देन नेचर्स कॉल, ये लोग किसी भी चीज को अपने हिसाब से चला सकते हैं। दूसरा है इंटरनल डिसिप्लिन, जो कि अब बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है, क्योंकि मॉडर्न होते होते हम लोग वर्क हार्ड पार्टी हार्डर के कॉन्सेप्ट में इतना ओवर इंडल्ज हो चुके हैं कि हम डिसिप्लिन को किसी फोल्डर में रख के उसे हाइड कर चुके हैं, और अब तो हमें उस फोल्डर का नाम तक याद नहीं रहा। इंटरनल डिसिप्लिन दरअसल खुद से किया हुआ एक ऐसा वादा है जो अगर हम रिलीजियसली फॉलो करें तो ये ग्रेजुअली एक हैबिट बन जाता है, और फिर आप उस हैबिट को बदल नहीं सकते चाह कर भी। वैदिक और पोस्ट वैदिक ईरा में एक दिन को 24 आवर्स की जगह 8 पहर में डिवाइड किया गया था। इनमें से 4 दिन के और 4 रात के।
हर पहर 3 घंटे का होता था और हर पहर का अपना एक डिसिप्लिन या पैटर्न था। लेकिन चाणक्य ने इसे और छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि टोटल 8 पहरों को और डिवाइड करके 16 फ्रैगमेंट्स बना लो। इनमें 8 तो होंगे दिन के और 8 होंगे रात के। इट क्लियरली मीन्स कि उन्होंने 90 मिनट के 16 फ्रैगमेंट्स बनाने के लिए कहा है। अब आपका दिन 90 मिनट्स के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। आप 90 मिनट्स के हर फ्रैगमेंट को अपने पैटर्न की किसी चीज से फिल कर सकते हैं, जैसे कि स्टडी, एक्सरसाइज, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, रेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दिन की शुरुआत फिक्स सुबह 6 बजे से होती है तो 6 बजे से 7:30 बजे तक के 90 मिनट्स में आप क्या एक्टिविटी करेंगे ये सामने लिख लीजिए और ऐसे ही अपनी डे पार्टिंग करके अपनी डेली एक्टिविटीज को उसमें फिल करते रहिए एंड फिर इस प्लान को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। अगर हेल्प लगे तो अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स या स्पाउस को अपना एक्सटर्नल डिसिप्लिनरी ऑफिसर बना दीजिए और कहिए कि वो आपको ये सब फोर्सफुली करवाए। लेकिन सच कहूं तो अगर यही प्लान आप अपनी इच्छा से करेंगे तो शायद इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कहीं ज्यादा होंगे। ऐसा ही कुछ मैंने पावर और हैबिट नाम की एक बुक में पढ़ा था, लेकिन उसमें 90 मिनट्स की डे पार्टिंग का जिक्र नहीं, उसमें बस हैबिट के डेवलपमेंट की गणित समझाई गई थी। वैसे अगर उस बुक के कंटेंट को इस 90 मिनट वाली गणित से मिक्स किया जाए तो शायद बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। शायद मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मैंने खुद ये करके नहीं देखा है। लेकिन हाँ, चाणक्य के इस आइडिया से मेरा अपना बड़ा फायदा हुआ है और यही आइडिया मैंने अपने बच्चों को भी दिया है। बस उन्होंने मुझे अपना एक्सटर्नल डिसिप्लिनरी ऑफिसर नहीं बनाया। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बाद में उनके कमिटमेंट को देखते हुए लगा कि चलो अच्छा हुआ नहीं बनाया, क्योंकि मुझे किसी की जिंदगी में थानेदार या एनफोर्समेंट ऑफिसर बनने का कोई शौक नहीं है। देखिए, आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अगर अपने स्टूडेंट्स में से एक महान सम्राट और कई जागे हुए नौजवान निकाले जिन्होंने देश के हालात बदलने में मेजर रोल निभाया, तो उनके इस आइडिया पर अमल ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आई पर्सनली थिंक दैट इट वर्क्स क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड है। और दूसरा ये कि दुनिया भर की इधर उधर की रेजिम्स फॉलो करने की बजाय साइंटिफिक तरीके से अगर किसी ने आइडिया डेवलप किया है तो उसे फॉलो करने में क्या बुराई है। भाई, जो भी ये सुन रहा है या सुन रही है और इस हिसाब से अपना पैटर्न बनाकर अमल करता है या करती है तो वो मुझे इसका इम्पैक्ट और रिजल्ट जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर करना ही है तो कम से कम 90 डेज के लिए जरूर करना, क्योंकि इतना टाइम तो भाई लगने ही वाला है। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपने आइडियाज और अपनी आइडियोलॉजी से दुनिया भर के लोगों पर इम्पैक्ट डाला है। कई लोगों ने उनकी टीचिंग से इंस्पायर होकर अपनी बुक्स लिखी हैं और कई लोगों ने उन बुक्स को पढ़कर समझकर अपनी लाइफ चेंज की है। आई होप कि लाइफ में फोकस लाने का तरीका अब शायद आपको मिल गया हो। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हाँ भाई, हम जिस जनरेशन से आते हैं उसमें ये लाइन हमें बचपन में अक्सर सुनने को मिलती थी। नहीं, सही में। एक्चुअली क्या है ना, उस दौर में मिडिल क्लास का हर बंदा पढ़ लिख कर नौकरी करने के सपने देख रहा था। और क्यों ना देखे, जब जॉब के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन ही काफी हो। हर किसी के घर में बस यही प्रेशर था कि पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाए और नौकरी लग जाए। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा प्रेशर नहीं है, वो अब भी है, बस पेरेंट्स थोड़ा टॉलरेंट हो गए हैं और ग्रेजुएशन को इंजीनियरिंग और एमबीए ने रिप्लेस कर दिया है। अब तो कई सारे ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन उस समय इज्जत की नौकरी डिग्री के बाद ही पॉसिबल थी और डिग्री अच्छे नंबरों से होने के लिए डिग्री कॉलेज तक पहुंचना होता था, क्योंकि घर वालों का परसेप्शन था कि लड़के पहले खेल कूद और फिर उसी बहाने से किसी न किसी संगत में पढ़कर सब कर देंगे। कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ से हटकर कुछ न कुछ करना जरूर चाहिए। उस समय के हिसाब से उन्होंने शिकार का जिक्र किया है, जिसे शुद्ध हिंदी में आखेट कहते हैं।
भाई शिकार को इसलिए उस वक्त एक कंप्लीट स्पोर्ट माना जाता था क्योंकि एक तो उसमें बहुत सारा फिजिकल वर्कआउट हो जाता था, दूसरे उसमें आपको जंगल में रहना होता था। लाइफ स्किल्स और सर्वाइवल की गणित आप वहां सीख जाते थे, जंगल के फ्लोरा और फौना से एक्वेंटेड हो जाते थे, अपने साथ जाने वाले लोगों के साथ टीम वर्क करते थे, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ रहकर उन्हें जानने और सीखने का मौका मिलता था। ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता था। प्लस एक मूविंग टारगेट को हिट करते तो आपकी टारगेट प्रैक्टिस होती सो अलग। अब देखिए, आज तो शिकार करना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन हाँ, स्टडीज या अपने करियर के साथ साथ कोई भी एक स्पोर्ट या आर्ट परस्यू करने से कोई नुकसान नहीं हो। हर बड़े आदमी की कुछ ना कुछ हॉबी जरूर होती है। Even if she or he is a scientist, businessman, politician, government servant, private sector employee, independent professional या कुछ भी, सब लोगों को अपने प्रोफेशन या अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ के साथ आर्ट्स या गेम्स परस्यू करने ही चाहिए। एंड द रीजन इज, इससे डिसिप्लिन बढ़ता है, फोकस शार्प होता है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, टीम स्पिरिट बढ़ती है, लीडरशिप डेवलप होती है, एंड अबव ऑल फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ काफी बढ़ती है। अपनी हॉबी में भी एक्सेल करते रहिए, उसमें भी स्टैग्नेंट होने से कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए कि आप फुटबॉल खेलते हैं, अब अगर आप हमेशा ही गोलकीपर रहेंगे तो वहीं रुक जाएंगे। हाँ, कुछ वर्षों में आप एक बेहतरीन गोलकीपर होंगे, लेकिन आप सिर्फ डिफेंस ही सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ वक्त के बाद गोलकीपिंग छोड़कर सेंटर फॉरवर्ड खेलना शुरू किया तो आप डिफेंस के साथ साथ अटैक भी कर पाएंगे। अब ऐसे में कई लोग शायद ये सोचेंगे कि एक इंसान में एक तरह की ही क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं तो क्रिकेट में इतने ऑलराउंडर्स कहाँ से आते हैं जो कि सक्सेसफुल बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर और कैप्टन तक रहे हैं, वो भी सभी एक साथ। आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट, आपका किरदार डेवलप करते हैं। आप में से वो इंसान निकाल के लाते हैं जो अपने काम में ही नहीं बल्कि और भी चीजों में एक्सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी हॉबी आपके काम या स्टडी में रुकावट बनती है, क्योंकि वैसे भी आप उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, पर जितना भी टाइम दें, रेगुलरली दें और पूरे डेडिकेशन के साथ दें। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, वैसे ही अपना शेड्यूल और पैटर्न बना लीजिए और उस शेड्यूल में अपनी हॉबी के लिए जरूर जगह बनाइए। आपकी हॉबी और इंटरेस्ट ना एक्चुअली आपके बॉडी और ब्रेन का रिजॉर्ट है, जहां आपकी बॉडी और ब्रेन रिजुवेनेट करते हैं। इसीलिए हॉबी चाहे आर्ट्स में हो या स्पोर्ट्स में, होनी जरूर चाहिए। प्लस इन योर ओल्ड एज दीज हॉबीज बिकम समथिंग जिसे आप अपने स्पाउस या अपने ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। Hence, it will prevent your aging, mind as well as body, and it will definitely always keep you energetic and young at heart, जिससे आप अपनी ओल्ड एज एकदम हैप्पी और हेल्दी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। चाणक्य को पढ़ने से पहले मैंने लाइफ को इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं था। I mean, isn't it interesting कि चाणक्य एक ऐसे महान टीचर और थिंकर थे जिन्होंने 180 अलग अलग टॉपिक्स पर 1000 से भी ज्यादा श्लोकों के माध्यम से जीवन जीने और उसमें सक्सेसफुल होने के तरीके बताए, जो कि न सिर्फ किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बल्कि हर एज, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक क्लास के लिए रेलेवेंट है। और क्यों ना हो, आखिर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने इतने मनन और चिंतन के बाद ये सारी नीतियां अपने श्लोकों में भरी थी। आइए जुड़ते हैं अपनी उसी हेरिटेज से जो हमें जीने का तरीका सिखाती है और सक्सेस पाने की एडवाइस भी देती है। आने वाले एपिसोड्स में भी हम चाणक्य की टीचिंग से अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे, उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके फायदा भी लेते रहेंगे। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जियेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। और आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति का नवा एपिसोड। अभी जो मैंने एपिसोड की शुरुआत में श्लोक कहा, ये दरअसल चाणक्य नीति का ही हिस्सा है
और इस श्लोक का मतलब है कि ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के प्लान्स बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा करने वाले तो जहर से भरे हुए उस घड़े की तरह है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। और समझाएं भी तो कैसे भाई, क्योंकि लड़का टीनेज है, रिबेल है। इधर आपने उसके फ्रेंड्स के बारे में कुछ कहा और उधर वो नाराज। फिर चाणक्य की नीति कहती है कि सेल्फिश और ग्रीडी लोगों से हमेशा अवेयर रहना चाहिए। ये लोग सिर्फ खुद का वाला सोचते हैं और यही वजह है कि ये लोग हर तरह से खतरनाक होते हैं। छोटे से छोटे बेनिफिट के लिए किसी को भी चीट करना इनके नेचर में होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को जान लेने के बाद तुरंत उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। चाणक्य ने दोस्ती को बुरा नहीं कहा है, लेकिन हर रिश्ते को बनाने से पहले उस पर अच्छे से विचार करने को इम्पोर्टेंट बताया गया है, खास तौर पर फ्रेंडशिप या एसोसिएट चुनते टाइम। क्योंकि अगर बंदा सही नहीं है तो लाइफ में लोचा यानी एलेवेल हो सकता है। क्लास में भी विश का वास होता है और पूरे हॉल में तालियां सीटियां बज गईं। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं था कि ये लाइन चाणक्य नीति के एक श्लोक से आती है। न विश्वसेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितम मित्रम सर्वगुह्यम प्रकाशेत। चाणक्य नीति के श्लोक का मतलब है कि एक बुरे दोस्त पर कभी विश्वास ना करें, लेकिन एक अच्छे दोस्त पर भी विश्वास ना करें। क्योंकि अगर ऐसे लोग आपसे नाराज होते हैं तो आपके सभी भेद खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना था कि दोस्ती करते समय खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अगर सही दोस्त ना हो तो नुकसान का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए सेल्फिश दोस्तों से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा चाणक्य ने एक और कमाल की बात कही है जो कि वाकई प्रैक्टिकल है। उनका कहना है कि दोस्ती अमूमन स्वार्थ यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होती है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस उसका पार्ट नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इमोशंस होते हैं। बट यू सी, एवरीबडी हैज देयर वेस्टेड इंटरेस्ट व्हेन इट कम्स टू एन एग्रीमेंट और अ बॉन्ड और फ्रेंडशिप। और अगर दोस्ती की शुरुआत में ही अगर हम अपने इंटरेस्ट शो कर दें तो भाई डीलिंग इजी नहीं हो जाएगी। मतलब धोखा नाम का शब्द शांति से कहीं पुल के नीचे फटा हाल रोता मिलेगा। लाइक हाउ द पायरेट्स यूज्ड टू डू इट। मेरी डील ये है, तुम्हारी डील ये है, तो बस अपनी अपनी हथेली पर थूका और मिला लिया हाथ। पुराने जमाने में इस तरह से दो लोग ब्लड ब्रदर्स भी बन जाते थे, वो भी अपनी अपनी हथेली पर शार्प नाइफ से कट लगाकर। लेकिन उस केस में कमिटमेंट नॉर्मली इमोशन से इंस्पायर्ड होता था। फ्रेंडशिप अगर इमोशनल वैल्यू पर कम और रैशनल वैल्यू पर बेस्ड होगी ज्यादा तो कहीं ज्यादा टिकेगी, क्योंकि दोनों पार्टीज को अपने लॉस की फिक्र रहेगी। हाँ, देखो ना, यही तो आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर। तू मेरा पेज लाइक कर, मैं तेरा पेज लाइक करता हूँ, हम दोनों कोलैब करेंगे और साथ में कुछ दिन तक काम करते रहेंगे फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। एंड डील के एंड में ये तेरे डिलीवरेबल्स, ये मेरे डिलीवरेबल्स, दोनों ने डिलीवर किए और उसका दोनों को ये आउटपुट मिला। अभी अगली डील होने तक स्टे इन टच ब्रो या स्टे इन टच बेब्स, यही चलता है। टेक्निकली हर कोई एक दूसरे का यूज कर रहा है और सबको ये पता भी है, लेकिन म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कुछ टर्म्स ड्राफ्ट हुए हैं, मेल्स का एक्सचेंज हुआ है और थोड़े एमओयूज भी बने हैं। सो हो गया। ऐसे मेरे भी दोस्त हैं, मेरे उनके लिए इमोशंस भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये वाला लॉजिक बड़ा अच्छा लगा। सिंपल डील्स, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैं जो ये बातें आपसे कह रहा हूँ ये सुनने में आपको बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन पंचतंत्र से लेकर हिंदी फिल्मों तक हमें सच्ची और पक्की दोस्ती की कहानियां सुनाई गई। लेकिन देखा जाए तो उस दोस्ती के नाम पर मोटा मोटा धोखा ही रहा है। तो भाई फिर उस पर दोस्ती का कवर चढ़ाएं ही क्यों? सीधे से डील बताएं
सिमिलर टर्म्स पर आए और पार्टनर्स बन जाएं, और उस रिश्ते या डील के हर टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी शिद्दत और इमोशन के साथ अपनाएं। फिर देखिए जादू, न केवल डील रिन्यू होगी बल्कि मेरे हिसाब से डील बड़ी भी हो सकती है। इसी को तो कहानियों में भरोसा बढ़ाना कहते हैं। और हो सकता है कि ये डील्स एक के बाद एक कामयाब होती चली जाएं और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपस में ऐसी डील्स करें और म्यूचुअली एक दूसरे की ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल बने। तो हो गई ना पीढ़ियों की दोस्ती। आई मीन टेक्निकली अ सक्सेसफुल डील जिसमें लोगों ने अपने इमोशन नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ टाइम इन्वेस्ट किया है और मार्केट के हर उतार चढ़ाव को म्यूचुअली फेस किया है। एंड दिस इज हाउ इट शुड बी डन। कभी सोचा है कि अगर द्रौपदी इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल नहीं होती तो क्या होता? आई मीन 5 पति और एक सास। कितने लोग उस बेचारी को बताते होंगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसकी सुने या उसकी माने। लेकिन शायद भगवान को ही पता था कि ये हैंडल कर लेगी, इसीलिए द्रौपदी को इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड बनाया। अबे द्रौपदी तो डिवाइन थी, यज्ञ कुंड की अग्नि से उनका जन्म हुआ था, लेकिन हम सब इतने स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना। वो बॉस होना वाकई में एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें इंसान की वही हालत होती है जैसे 2 चक्की के पार्टों के बीच में अनाज की होती है। वो 2 पार्टों के कॉन्फ्लिक्ट्स में पिस के आटा हो जाता है। लेकिन हाँ, इसके फायदे भी हैं। बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने इस चैलेंज का सबसे सही सलूशन बताया है। उन्होंने एक ही लाइन में समझा दिया कि हमें उसकी बात माननी चाहिए जो ग्रेटर गुड या सबके बेनिफिट की बात करता हो। बात तो सही है, क्योंकि जो ग्रेटर गुड के बारे में सोचता है वो इमोशनली ड्रिवन नहीं होता बल्कि कैलकुलेशन ड्रिवन होता है। उसके माइंड में सारी इक्वेशंस पहले से रेडी होती हैं। वो अपने अच्छे बुरे के साथ साथ आपका अच्छा बुरा और साथ ही कंपनी का भी भला सोचता है। उसका विजन नैरो नहीं होता बल्कि वो फ्यूचरिस्टिक सोच वाला ब्रॉड माइंडेड प्रोफेशनल होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा बुद्धिमान और भरोसेमंद लोगों को अपना सहयोगी बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको रिपोर्ट तो दूसरे बॉस को भी करना ही है ना। एक की बात मानना यानी दूसरे को सिरे से नकार देना बिल्कुल नहीं होता। इसीलिए जो ग्रेटर गुड की बात नहीं भी करता है उसके भी थॉट सुनिए। उससे ऑफिशियल ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें भी सही गलत का डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। देखिए, अगर आपको बॉस का कोई फैसला या काम करने का तरीका समझ नहीं आ रहा तो दोबारा पूछ लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपके एप्टीट्यूड से बाहर की बात हो। ये भी हो सकता है कि वो इस पर्टिकुलर डिसीजन में कुछ बदलाव लाना चाहता हो, लेकिन आपको उसके रिगार्डिंग जानकारी ही ना हो। हर इंसान को हम अच्छा या बुरा जज करते हैं उन कामों से जो उसने किए या उसके प्रति हमारे बिहेवियर से। अगर आपको अपने बॉस की बातें या उसके डिसीजन से कोई एतराज हो तो पोलाइटली मना करिए। उन्हें कहिए कि सॉरी, मुझे दुख है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे इस काम का इम्पोर्टेंस या लॉजिक अभी तक नहीं समझाया। अगर वो फिर भी नाराज हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तब तो वो हिटलर मेंटालिटी का इंसान है और वो भाई ऐसे में किसी के काका जी से भी नहीं मानेगा। आप सिर्फ अपने पर, खुद पर, अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार की बेअक्ली आपको अगले ही पल परेशानी में डाल सकती है। इसीलिए अपने और इस तरह के बॉस के बीच चल रहे चैलेंजेस को एक पेपर पर लिखिए और सिचुएशन को अच्छे से कूल हेडेड होकर एनालाइज कीजिए। दूसरी बात, टॉमी बनना यानी चमचागिरी करना। बॉस अच्छा हो या बुरा हो या न्यूट्रल हो, आप किसी के भी पेट नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपकी गिनती उन लोगों में हो जाएगी जिनका अपना कोई ईमान नहीं होता। सबके साथ काम कीजिए, किसी के नीचे नहीं, क्योंकि किसी को भी अपना सबऑर्डिनेट मानने वाला इंसान कभी भी अच्छा मैनेजर नहीं बल्कि एक डिक्टेटर ही हो सकता है। आपका असली मेंटोर या लीडर वही है जिसको टीम में इक्वालिटी नजर आती हो। वो ना तो किसी को अपना फेवरेट माने और ना ही पेट। तीसरी बात, आपकी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आप अपने बॉस से क्या चाहते हैं। I mean, अगर आप उनसे सीखना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उनसे फेवर चाहते हैं
तो इट गोज बैक टू गिव एंड टेक रिलेशनशिप, और एक बार ये शुरू हो गई तो कभी खत्म नहीं होती, और इस तरह आप किसी के पेट बन जाते हैं। किसी का टाइगर या टॉमी बनने से बेहतर है आप अपने काम से काम रखें, क्योंकि अगर आप एक अच्छे लीडर के साथ काम कर रहे हैं तो आपका काम शाइन करेगा और सबको नजर आएगा। लेकिन अगर आप किसी के नीचे काम कर रहे हैं तो वो आपके काले को सफेद करेगा, और आपको भी उसके लिए कुछ काले को सफेद करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सो लेट देम नो कि आपसे एज ए प्रोफेशनल क्या एक्सपेक्टेड है और उनसे आप एज ए प्रोफेशनल क्या एक्सपेक्ट करते हैं। याद रहे, आप अपने ऑफिस में काम करने जाते हैं, पर्सनल रिलेशंस बनाने नहीं। और वैसे सच में देखा जाए तो दो बॉसेस होना कोई ज्यादा बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि वहां दो एक्सपीरियंस इंसान होंगे आपको सिखाने के लिए। सोचिए, दो मेंटोर्स। ये तो सच है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां तो होती हैं, तो आपका काम है अपने बॉस की खूबियों को पहचानना, उन्हें ऑब्जर्व करना और उनसे सीखना। लेकिन माना कि उनमें या उनमें से एक में कुछ खूबियां नहीं भी, तो भी आपको उस इंसान से ये सीखना चाहिए कि क्या नहीं करना है, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन माइंडेड रहें, और जितने ज्यादा एक्सपीरियंस लोग मिले उनसे अच्छा सीखें, और बुरा भी, मतलब अलग से, जैसे कभी प्रैक्टिस में नहीं लाना है। आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ना बोलना सीखिए। आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपको कब किस बॉस को ना बोलना है, क्योंकि अगर आपने ना नहीं कहा तो शायद आपको हर अच्छी बुरी चीज में हाँ बोलना होगा, और हाँ बोलना आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस भी हो सकता है। ना कहकर आप शायद थोड़ी देर के लिए बुरे बने, लेकिन हाँ बोलकर आप हमेशा के लिए फंस जाएंगे, जो कि एक हेल्दी प्रोफेशनल प्रैक्टिस नहीं है। खैर, बॉस दो हो, एक हो या 10 हो, आपको केवल एज ए प्रोफेशनल ही डील करना चाहिए, क्योंकि वो आपके काम, परफॉर्मेंस, टीम प्ले, क्वालिटी वगैरह जैसे प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देकर ही आपका अप्रेजल या प्रमोशन करेंगे भाई, क्योंकि उनको भी आगे जवाब देना होता है ना। फेवर भी ज्यादा किया नहीं जा सकता और ज्यादा चलता भी नहीं है, क्योंकि वो अनप्रोफेशनल अप्रोच है। चाणक्य हो या मॉडर्न दौर का मैनेजमेंट, आपको हमेशा सही राह पर चलने के लिए ही पुश करेंगे। कोई भी कभी भी किसी भी वजह से आपको बैक बाइटिंग वगैरह का रास्ता नहीं बतलाएगा। फिर भी अगर कहीं फंस जाएं तो सीधे मैनेजमेंट के असली मेंटोर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के पास चले जाएं, क्योंकि जो देश की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही देगा। महमूद साहब की एक मूवी आई थी, सबसे बड़ा रुपया। उस मूवी का एक सॉन्ग था जो टाइटल को जस्टिफाई करता था, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया। इस सॉन्ग को महमूद साहब ने बड़े फन वे में रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसकी लिरिक्स में जो प्रैक्टिकलिटी थी और जो फिलॉसफी थी, उसका तो साहब कोई जवाब नहीं। मैंने रुपए पैसे की बात इसलिए छेड़ी क्योंकि एक महाशय ने मुझसे सवाल किया कि क्लाइंट से कितना पैसा मांगा जाए, क्योंकि अक्सर वो जो मांगते हैं वो उनके क्लाइंट या तो रिजेक्ट कर देते हैं या लंबा नेगोशिएशन चलता रहता है, जिसमें फिर काम करने की इच्छा मरी जाती है। अब इसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपने मेंटोर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के नजरिए से जब इस सिचुएशन को देखा तो मुझे एक सीधा सा जवाब मिला। धन सामने वाले की औकात के हिसाब से, उनके लिए किए गए काम की क्रिटिकलिटी के हिसाब से, या फिर उनकी इच्छा के हिसाब से मांगना चाहिए। ऐसा करने से कोई नुकसान में नहीं रहेगा। ऑल्दो मैं यहाँ थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ, क्योंकि जब भी आप क्लाइंट से बजट की बात करते हैं तो क्लाइंट कहता है कि साहब बजट की चिंता मत कीजिए, बस काम सही से होना चाहिए। लेकिन फिर जब आप प्रॉपर्ली कैलकुलेटेड बजट शीट बनाकर देते हैं तो आपको मिलता है ठेंगा, या हरियाणवी में कहें तो गूठा, क्योंकि क्लाइंट हमेशा कम बजट में अच्छा काम करवाना चाहता है, जो कि प्रैक्टिकल है। लेकिन आपके पहले डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए था बजट पार्ट, क्योंकि मान लीजिए कि आपने बजट से पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया, लेकिन जब तक बजट अप्रूव हुआ तब तक मार्केट का मूड बदला और आपका क्रू अब आपके साथ उस प्रोजेक्ट पर लेस बेनिफिट्स और लेस वर्किंग एप्टीट्यूड के साथ काम कर रहे होते हैं। चलिए फिर से चाणक्य की टीचिंग पर आते हैं। उन्होंने कहा कि सामने वाले के देने की औकात के हिसाब से मांगा जाना चाहिए पैसा,
आपको पता है कि जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कितना मेहनताना होता है, लेकिन जब सामने वाला 2 लाख देने का माता रखता है तो उसको 20,000 का बिल मत दीजिए। कम से कम उसकी तो इज्जत रख लीजिए, लेकिन इतना बड़ा भी बिल मत दीजिएगा कि वो ठगा सा महसूस करे। देखिए, हर किसी का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अब कम बिल देकर आप सिर्फ एक गरीब या एक कंजूस को खुश कर सकते हैं, लेकिन सही बिल देकर आप उसके ईगो की मसाज भी तो कर सकते हैं। वो कभी किसी से कहे कि भैया ये काम इतने में करवाया है और लोग उसकी वाहवाही करें, न कि ये कि भैया तुम तो ठगे गए हो। अब एक ही फैक्टर पर बिल मत बना देना, क्योंकि इसमें आपकी कुव्वत और काम की क्रिटिकलिटी भी तो मैटर करती है। मुद्दा ये है कि काम किस स्टेज में है। आपने अगर ये काम बिगड़ने से पहले उठाया होता तो शायद इसके अलग पैसे होते। अगर शुरू में ही आपको पूछा गया होता तो शायद अलग पैसे होते। लेकिन अब अगर काम बिगड़ गया है और उसमें 2-4 लोग पहले से इन्वॉल्व हैं तो उस काम के पैसे बढ़ जाते हैं। और अब अगर इसमें फैक्टर नंबर 1 को ऐड करते हैं तो बिल भी अच्छा बनेगा और देने वाला क्योंकि डेस्परेट भी है और उसकी पेइंग कैपेसिटी भी है, तो बिना ज्यादा सोच विचार किए कोट बनाइए और उसको पकड़ा दीजिए और वो एक्सेप्ट कर भी लेगा। तीसरा जो फैक्टर है, काम करवाने की इच्छा के हिसाब से देने को बोले, तो ये आजकल के युग में सर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगला तो आपको 11.25 रुपए नकद भी दे सकता है और ये भी बोल सकता है कि अरे तुम तो अपने घर के बच्चे हो। अब घर के बच्चे हो तो कम से कम घर के बच्चों को तो मत लूटो भाई। और दूसरी बात, मुलाहिजे में मौत नहीं चुनी जाती, मतलब ऐसे हमारे कॉलेज में सीनियर्स कहा करते थे। वैसे ये सब तो होता ही है, बट अगर सच बताएं तो पैसे कोट करने के डायनामिक्स डिपेंड करते हैं काम के नेचर पर, हमारी उस काम की एक्सपर्टीज पर, मार्केट सिचुएशन पर, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर वगैरह वगैरह, बड़ी सारी चीजें हैं उन पर। अगर ये सारे फैक्टर सही बैठ रहे हो तो फिर चेक कीजिए अपनी अवेलेबिलिटी, टोटल वर्क आवर्स टू बी कंज्यूम्ड इन दिस प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट टैक्सेस एंड परमिशंस, फूड एंड लॉजिंग ऑफ लेबर और मिसलेनियस भी, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे जिनको एक तरीके से लिखा नहीं जा सकता। और ये सब भी अगर सॉर्ट हो जाए तो एक बार आसपास नजर मार ले कि कहीं आपका कोई कंपेटिटर जो आपके लेवल का काम करने की कैपेबिलिटी रखता है और आपका क्लाइंट छीनने का मादा रखता है, वो कम कोट देने में ना लगा हो। अगर आपको ऐसा जरा भी डाउट है तो सबसे पहले क्लाइंट को ये जरूर कह दें कि अगर आपसे कम में कोई काम करेगा तो उसकी टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और काम के लिए डेडिकेशन भी बिल में से कम हो जाता है, यानी आप नेगोशिएट कर रहे हैं। क्लाइंट अक्सर अपने कोट कम रखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके रीजन से फाइट करने के लिए आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए। इधर उधर की बात करने की बजाय अपने प्रीवियस कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करें। जो भी टेक्नोलॉजी या एक्सपीरियंस मैन पावर आप काम में ले रहे हैं वो जरूर क्लाइंट को बताएं। उसका काम कितना इम्पोर्टेंट है और उस काम के बिना और क्या क्या काम अटक सकते हैं उसे अवेयर करवाएं। मार्केट में अगर आप अपने कंपेटिटर्स को या एक्विंटेंसेस को जानते हैं जिन्होंने आपसे या आपके कंपेटिटर से वही काम करवा रखा है, तो उसकी सक्सेस और फेलियर की कहानी जरूर बताएं। सबसे जरूरी बात कोट करने तक ही नहीं रहती, आपको पेमेंट भी लेना है और वो भी पूरा। इसीलिए आप 30 और 40 का पेमेंट टर्म डालें, यानी 30% पैसा काम हाथ में लेते वक्त, 3% काम के बीच में खत्म हो जाने पर, मतलब आधा काम पूरा हो जाने पर, और 40% काम पूरा हो जाने और टेस्टिंग के बाद। इस तरह से मेजर पैसा आपके पास आ जाएगा और आपके रॉ मटेरियल और लेबर का पैसा आप निकाल लेंगे। इसके साथ ही आप क्लाइंट से कोड पर अप्रूवल ले लें और अगर कहीं लीगल डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बनाना है तो वो भी बनवा लें। जब सभी चीजें अप्रूव हो जाएं तो काम शुरू करें और पूरे डेडिकेशन के साथ करें ताकि क्लाइंट को आपका पैसा काटने का कहीं पर भी मौका न मिले। इसके लिए अक्सर क्लाइंट डेडलाइन, काम की सफाई, फील्ड टेस्टिंग वगैरह का बहाना बनाता है। अगर आप काम की स्टेजेस डिफाइन करके हर स्टेज के साथ क्लाइंट को रिपोर्ट भेजेंगे और उस पर क्लाइंट या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के सिग्नेचर ले लेंगे तो उसको ये सब करके आपका पेमेंट काटने या रोकने का मौका मिलेगा ही नहीं और आपको उस पर लीगल एक्शन लेने की विंडो भी मिल जाएगी। तो अब आपके
पास न केवल कोट करने का ज्ञान है बल्कि पेमेंट निकलवाने की टेक्निक भी। दुष्ट लोग क्यों सुधरते नहीं? अरे भैया, अगर सुधर ही जाते तो दुष्ट लोगों की कैटेगरी में क्यों आते? दरअसल हम सभी को लाइफ में कोई न कोई नालायक दुष्ट टाइप का इंसान जरूर मिला होता है, जो कभी ना सुधरने की कसम खाए बैठा होता है, और ऐसे में उसके सुधरने का वेट करना वेस्टेज ऑफ टाइम है। इस बारे में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने अलग अलग श्लोकों में यूजली एक ही बात घुमा फिरा के कही है। न दुर्जना साधु दशाम उपैति भौत प्रकारेऽपि शिक्ष्यमानाः आमूलस्तिक्तां पयसा घृतेन न निम्बवृक्षोः मधुरवत्वमेति। इसका मतलब है कि किसी भी दुष्ट इंसान को किसी तरीके से भी साधु नहीं बनाया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे दूध घी के सींचने पर भी नीम का पेड़ और उसका फल कड़वा ही रहता है। ये सेम टू सेम वही बात है जो मेरी मौसी ने कही थी। आप कितना भी उनसे अच्छे पेश आए या उन्हें कितना भी भली संगत में रखने की कोशिश करें, वो कभी नहीं सुधरते, बल्कि अच्छे लोगों में भी अपना जहर फैलाते नजर आते हैं। हालांकि मेरा पाला भी कुछ ऐसे लोगों से पड़ चुका है, लेकिन उनमें से मैंने 40% को अपने नेचर में सुधार करने के लिए इंस्पायर किया है। कुछ एक सुधर भी गए, लेकिन देश में वापस सीधे रास्ते पर लौट कर आने वाले लोगों की गिनती कम ही रहती है। कुछ दुर्जन जन्म से दुर्जन नहीं होते, बुरे लोगों में भी कुछ न कुछ तो अच्छाई होती ही है, लेकिन बुराई का बोझ इतना बढ़ जाता है कि उनकी अच्छाई उसमें कहीं न कहीं दब के ही रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल दुर्योधन, जिसका असली नाम सुयोधन था, मतलब कि अच्छा योद्धा, लेकिन उसकी हरकतों और उसकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो इस नाम से जाना जाने लगा था। एक तो बचपन से उसके मन में उसके मामा शकुनी ने जहर भरना शुरू कर दिया था, और अपने ही कजिन भाइयों के साथ जिस तरह का बर्ताव उसने किया, उसी वजह से उसका नाम दुष्ट लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया। चाणक्य के टाइम में इतने ज्यादा दुष्ट नालायक लोग शायद फिर भी न मिले, लेकिन आजकल के टाइम में तो सर थोक के भाव दुष्ट लोग मिल जाते हैं। आजकल तो ऐसे लोग भी मिलते हैं जिनके घटियापन की कोई लिमिट नहीं है, न तो उनका कोई मॉरल है और न ही इनमें इंसानियत है। ऐसे लोग समझाने से नहीं मानते, बल्कि उनके लिए आचार्य चाणक्य दंड नीति से काम करने का उपाय बताते हैं, और फिर अगर इन्हें लीगली सजा दिलानी हो तो भी ऑप्शंस कम नहीं है। इसी बारे में चाणक्य ने दुष्ट लोगों की व्याख्या में अपने विचार लिखते हुए कहा है, दह्यमानम सुतीव्रेन नीचा परिशोग्निन अशक्तास्त अत्पदम गौतम तातो निंदम प्रकुर्वर्ते। इसका मतलब है कि दुष्ट लोग दूसरे के यश से जलते हैं, क्योंकि वो खुद उस मकाम को नहीं पा सकते, और इसीलिए वो दूसरों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी कुबुद्धि दूसरों के अच्छे काम या प्रदर्शन को सहन नहीं कर पाती, और फलस्वरूप वो दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। चाणक्य ने शताब्दियों पहले ये बात कही थी, लेकिन आज भी देखिए उतनी रेलेवेंट है, क्योंकि आज तो इस तरह के लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, जो खुद तो इनकॉम्पिटेंट है, लेकिन जो कोई अगर बेहतर कर रहा है तो उसकी बुराई करने में वो रस में डूबे रहते हैं। ये वो रस है जो शायद तितली को फूलों में से भी नहीं आता होगा। हर टीम में ऐसे 2-3 लोग होते हैं जिनकी लॉबी अलग ही होती है, और वो है द इनकॉम्पिटेंट टीम। इन लोगों का काम अक्सर अधूरा रहता है, इनके नंबर्स अच्छे नहीं होते, इनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन धरती पकड़ रहा होता है, लेकिन इनकी जलन आसमान छू रही होती है। ऐसे लोग जितना साथ में रहें उतना ही बेहतर, क्योंकि अगर गलती से भी ये लोग अलग अलग हुए तो फैलेंगे, और साथ में अपना जहर भी फैलाएंगे। आपको बाबा नानक देव जी की कहानी सुनाता हूँ। एक दफे बाबा नानक देव जी और उनके चेले मर्दाना यात्रा पर निकले थे। रास्ते में एक गांव पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि यहीं रुककर आराम कर लेंगे, लेकिन उस गांव के लोगों ने न तो उन्हें वहां डेरा डालने दिया और न ही उनका स्वागत किया, और तो और उन्होंने नानक देव जी और उनके साथियों से बात तक नहीं की। बाबा जी ने अपने चेलों से कहा कि इस जगह रुकना ठीक नहीं है, लेकिन जाने से पहले उन गांव वालों को आशीर्वाद देकर गए कि यहीं बसे रहो और फूलो फलो। रात जंगल में गुजारने के बाद अगले दिन उन्होंने फिर से सफर शुरू किया, तो एक और गांव में पहुंचे, जहां गांव के लोगों ने संत और उनके साथियों को देखते ही उनकी सेवा शुरू कर दी। गांव वालों ने उनके पैरों के कांटे निकाले, पांव धोए, पानी पिलाया, खाना दिया, बहुत सारी चीजें की। आराम करने को एक मकान में साफ सुथरी जगह भी दी।
बाबा जी और उनके साथियों ने संगत कर वहां सभी गांव वालों के साथ कीर्तन किया। बाबा जी ने उन्हें जीवन को बेहतर बनाने के उपदेश दिए और सेवा का महत्व समझाया। अगले दिन जब वो जाने लगे तो बाबा जी ने पलटकर गांव की तरफ देखकर कहा, इस जगह से उजड़ जाओ और दुनिया भर में तितर बितर हो जाओ। ऐसे में जो बाबा जी के चेले थे उन्होंने पूछा कि बाबा जी, जिस गांव वालों ने आपको घुसने तक नहीं दिया उन्हें आपने वहीं बसे रहने का आशीर्वाद दिया, और जिन्होंने आपकी इतनी सेवा की उन्हें उजड़ जाने का श्राप दिया, ऐसा क्यों? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो, दुष्ट और नाशुक्रे अगर एक जगह बसे रहेंगे तो उनकी बुराई वहीं तक सीमित रहेगी, और अच्छे लोग उजड़ कर बिखर कर जहां भी जाएंगे अपनी अच्छाई को दूसरों में बांटेंगे और सेवा की भावना सारी दुनिया में फैलाएंगे। सोचिए, क्या ये अच्छा नहीं है कि बुरे और दुष्ट लोगों की लॉबी बड़ी सीमित होती है और वो अकेले बैठकर ही लोगों की बुराई करते हैं। वो लोग जितना एक साथ रहें वही ठीक है। अगर वो फैल गए तो और दूसरी जगहों पर जाकर भी अपनी बुराइयों को फैलाएंगे और उनकी बुराई के बीच जगह जगह बुराई की नई फसल पैदा करेंगे। इसीलिए दुष्ट लोगों की लॉबी को तोड़िए मत, उन्हें साथ रहने दीजिए। वो जितना कम फैलेंगे दुनिया का उतना ही भला होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि मछली कभी मुसीबत में नहीं फंसती अगर वो मुंह न खोले तो। ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी और काफी अच्छी तरीके से। समझिए कि वो तो भुलाए नहीं भूलती। में से एक चीज है चुप रहना। ऐसी कहावत भी है कि एक चुप्पी 1000 लफ्जों से ज्यादा बेहतर होती है। लेकिन लोग चुप नहीं रहते, उनके मुंह चलते रहते हैं। और अब तो लोग सोशल मीडिया पर इस कदर मुखर हो गए हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि क्या लॉजिकल है और क्या बकवास। सब लोग अपने आप को होशियार साबित करने की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन असल में वो वही हैं जो लोग उन्हें वाकई समझते हैं, यानी मूर्ख। चलिए हम तो मुद्दे पर आ जाते हैं, और वो मुद्दा है चुप रहना। दरअसल चुप रहने से और कुछ नहीं तो कम से कम आप किसी बेवकूफाना बात करने से बच जाते हैं। और सोचिए, अगर आपने चुप्पी नहीं रखी तो शायद आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन भी गलती से दे देंगे जो नहीं दी जानी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने एक और अच्छी बात कही है, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा न प्रकाशयेत, मंत्रेण रक्षेत गूढ़म कार्य चापि नियोजयेत। मतलब कि मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दें। ये तो वही बात हो गई कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक अ नॉइस। होना भी यही चाहिए, लेकिन होता कहाँ है साहब? हमसे और हमारे बड़े मुंह से रहा ही नहीं जाता। हम किसी न किसी को अपने काम के बारे में बता ही देते हैं, और फिर वो उससे या तो किसी और को डाइवर्ज कर देता है या उस बात का, उस इंफॉर्मेशन का फायदा उठा लेता है। ऐसे में आपने जो बात उस इंसान के सामने कही वो कहीं न कहीं आपकी मुसीबत या अनसक्सेसफुलनेस का कारण बनती है। आपको अपने आइडियाज, अपनी इंफॉर्मेशन या कोई भी बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उन्हें तभी डिस्क्लोज करना चाहिए जब बहुत जरूरत हो, और जिसे बताने जा रहे हैं वो इंसान उस बात को बताने और बचाने के लायक हो। एडवर्टाइजिंग में काम करके मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी। वहां पर अगर आपको किसी कैंपेन का हिस्सा बनाया गया है तो जब तक कैंपेन लॉन्च नहीं हो जाता और सक्सेसफुल नहीं हो जाता, आपको उससे जुड़ी कोई जानकारी किसी को नहीं बताने का एक फॉर्म साइन करना होता है, जिसे नॉन डिस्क्लोजर फॉर्म कहा जाता है। एंड माइंड इट, इसके बाद भी अगर आपने किसी को कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन की तो आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। वैसे हर बात किसी को बताने की नहीं होती है, ये मैंने अपनी नानी से सीखा है, क्योंकि कुछ चीजों के लिए पात्र और कुपात्र देखकर ही देना चाहिए, जैसे दान, शिक्षा, सलाह, उत्तराधिकार, उधार और राज की बात। अब कौन पात्र है और कौन कुपात्र है, इसके लिए आपका अपना माइंडसेट जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि फला इंसान सही है तो ठीक है, और अगर फला गलत है तो गलत। वैसे पात्र कुपात्र की जांच अपना दोस्त, साथी, पार्टनर, स्टूडेंट कुछ भी बनाने से पहले ही जाननी चाहिए।
क्योंकि यूजुअली यही लोग होते हैं जिन्हें आप कुछ भी रिवील करते हैं, लेकिन एक बार इन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने के बाद भी आपको इन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करने से पहले दोबारा सोचना जरूर चाहिए कि ये इंसान इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पचाने के काबिल है भी या नहीं। साहब, लोग यहाँ ढंग से खाना नहीं पचा पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन कैसे पचाएंगे? और आजकल तो सोशल मीडिया पर लोग अपनी हर छोटी मोटी बात बता देते हैं। अभी कोरोना से पहले की ही बात है, हमारे एक दोस्त ने बड़े ही शौक से सोशल मीडिया पर अपनी एयर टिकट्स की फोटोज डालकर लिखा, इन लंदन फॉर 10 डेज। पीछे से चोरों ने उनके घर पर न सिर्फ चोरी की बल्कि आराम भी फरमाया और घर में खाना भी बनाकर खाया। वैसे अब तक पता नहीं चला कि चोरों को सोशल मीडिया से अंदाजा लगा या किसी और कारण से, लेकिन ये कंफर्म है कि जो कोई भी जानता था उसी से इंफॉर्मेशन चोरों के पास गई होगी। ये तो रही सोशल मीडिया की बात, लेकिन सोशल सर्कल्स में भी हमें बात करते वक्त बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम कौन सी बात किसी के सामने कहें, क्योंकि एज आई सेड, हर इंसान हर इंफॉर्मेशन के लायक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सोशल गेट टुगेदर में हैं और वहां किसी ऐसे इंसान के बारे में बात हो रही है जो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो वहां से तुरंत चले जाइए या फिर पूछने पर इतना जवाब दीजिए, मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये वाला फ्रेज हर गॉसिप का रामबाण इलाज है, और जब गॉसिप में इंक्लूडेड नहीं होते तो मुसीबत में भी नहीं पड़ते। बुद्ध ने कहा था कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो शायद ये भी एक रेफरेंस पॉइंट रहा होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी भी बात को इग्नोर करना, क्योंकि चलते कम्युनिकेशन में किसी भी सब्जेक्ट पर कभी भी रेड लाइन आ सकती है। अच्छा, एक और चीज है जो काफी टाइम से सोशल सर्कल्स के ट्रेंड में है, और वो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। लेकिन इसका परसेंटेज काफी लो होने के बावजूद इसकी वजह से ज्यादा पंगे बढ़ जाते हैं। पहले तो सामने वाला आपको एक इंफॉर्मेशन फीड करेगा जिसकी ऑथेंटिसिटी का कोई अता पता नहीं है, और फिर उस इंफॉर्मेशन से जुड़े कुछ फैक्ट्स ड्रामेटिकली सुनाएगा, और वो भी बड़े ही सस्पिशियस और अजीबोगरीब जेस्चर्स के साथ, ताकि वो फेक इंफॉर्मेशन बिलीवेबल लगे। और फिर या तो आप उस पर अपना कुछ टेक देंगे या फिर आप उसमें ऐड ऑन करने के लिए एक और कहानी सुनाएंगे। ऐसे में या तो आपकी कमेंट्स या आपकी कहानी को आगे परोसेगा, वो भी नमक मिर्च लगाकर। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या? टेंशन नॉट, मैं आपको इससे बचने का मंत्र बताता हूँ। पहला मंत्र, मुझे इस बारे में पता नहीं है। दूसरा मंत्र, शायद आपको इस बारे में सही जानकारी नहीं है। तीसरा मंत्र, फट से कह दीजिए, मुझे ड्रिंक चाहिए या भूख लगी है, आपको कुछ चाहिए? चौथा मंत्र, फोन लेकर देखें और कहें, ओह एक मिनट, किसी को अर्जेंट रिप्लाई करना है। और पांचवा मंत्र, मुझे ना थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, मैं खुली हवा में जाकर बैठना चाहता हूँ। वैसे तो इतने से काम बन जाता है, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला परसिस्टेंस बनाए रखे तो फोन उठाइए और जिस इंसान के बारे में आप बात कर रहे हैं उसी को फोन लगाकर कहिए, अरे सर या मैम, कहाँ हैं आप? अभी हम बस आप ही को याद कर रहे थे। हालांकि ये मंत्र चाणक्य के नहीं है, ये मेरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ का निचोड़ है। लेकिन अगर कभी चाणक्य ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन के बदले इन्फॉर्मेशन शेयर करने की बजाय ऐसा ही शायद कुछ करते हैं। देखिए, पहले तो आप कोई इन्फॉर्मेशन खुद अपने से किसी को ना बताएं, और अगर आगे से प्रेशर भी डेवलप किया जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इतना बता दीजिए। भाई, हद से हद लोग आपको बेवकूफ बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम आप उनके हाथों बेवकूफ बनने से बच जाएं। बाकी रही फेक इन्फॉर्मेशन, तो उसका एक और ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। जो आपको भरमा के आपसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहा है, आप उसी को एक ऐसी फेक इन्फॉर्मेशन फीड कीजिए जो आपके लिए हार्मलेस हो, और फिर देखिए कमाल, क्योंकि वो जब आपकी फेक इन्फॉर्मेशन को सर्कुलेट करेगा और मुंह की खाएगा, तब एक तो उसकी फैलाई हुई बातों की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठ जाएगा, और फिर उसकी बात कोई नहीं मानेगा और ना ही सुनेगा। और दूसरा, वो आपसे आगे से कभी भी इस तरह की बेकार बात नहीं करेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। देखिए, दुनिया में 3 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों की मिस्टेक से सबक सीख लेते हैं और उस गलती को करने से बच जाते हैं। दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो खुद मिस्टेक करने के बाद ही सीखते हैं। और एक तीसरा टाइप भी है,
ऐसे लोगों का जो बार बार सेम मिस्टेक करते हैं लेकिन कोई सबक नहीं सीखते। वी मस्ट ट्राई कि हम पहले टाइप के इंसान बने। दूसरे टाइप के भी हैं तो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेवर बी द थर्ड टाइप, क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में कुछ भी नहीं सीख पाते। गलतियां करना बुरा नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार करना बुरा है। अपने कॉर्पोरेट करियर में मैंने प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों फ्रंट पर रिश्ते बनाए और धोखे खाए। तो कहते हैं ना कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, धोखे खाने से आती है। पहले तो आई यूज्ड टू थिंक कि लोग सेल्फिश हैं और मैं बहुत भोला भाला, इसलिए मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन देन आई रियलाइज कि मैं खुद को झूठ मूठ में कंसोल कर रहा हूँ। राधा मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में कुछ करना चाहिए। तब मैंने अपने प्रोफेशनल रिलेशंस को बहुत डीपली स्टडी किया। मैंने चेक किया कि किस टाइप के लोगों के साथ मेरी फ्रेंडशिप बनी और खराब हुई, किन वजहों ने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मैं सेल्फ पिटी में ही रह जाता अगर मुझे गुरुदेव चाणक्य ने लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सबक ना सिखाया होता। इट हैपेंस जनरली कि जिनसे ऑफिस में हमारा रिलेशनशिप एक बार खराब हो गया, देन इट्स ऑल ओवर। उस इंसान की सिर्फ बुराई ही देख पाते हैं, उनकी क्वालिटी तो जैसे हमारे लिए मैटर ही नहीं करती। यहीं पर आचार्य चाणक्य की जरूरत पड़ती है। तो कहते हैं तदप्य अमृतम ग्राह्यम मेधयादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। यानी कि विश्व में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे सोना अगर जमीन पर गिरा हो तो मिट्टी में लिपटा हो तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती। इसी तरह अगर एक दूषित व्यक्ति है लेकिन उसके अंदर कुछ कमाल की क्वालिटीज हैं तो उससे सीखना चाहिए। यानी अच्छी चीजें कहीं भी हो, यू मस्ट अप्रिशिएट इट। सपोज किसी कलीग से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, वो आपकी और आप उसकी बैक पिचिंग करते रहते हैं, आपको उसमें बुराई ही बुराई नजर आती है, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि वो कुछ कामों में बेस्ट हो। अगर आप उसकी इस क्वालिटी को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दें क्योंकि आपके उससे टर्म्स अच्छे नहीं हैं, तो ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंट मूव नहीं होगा। अपने ईगो को साइडलाइन करके आपको उस बंदे की पर्टिकुलर क्वालिटी न सिर्फ सीखनी चाहिए बल्कि जरूरत पड़ने पर अपने कलीग से काम लेने में भी नहीं हिचकना चाहिए। देखिए, अगर आपको प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रो करना है तो कभी भी खुद को अपने ईगो का टूल ना बनने दें। हमारा ईगो हमें दुनिया से कट ऑफ कर देता है। बाय द वे, हमारे प्री कंसीव नोशंस हमारे मेंटल होराइजन को लिमिट करते हैं। ये एक लीडर के सोचने का ढंग नहीं है। अगर आपको अपनी जॉब में लीडरशिप रोल अच्छे से निभाना है तो आपको ईगो को लेट गो करना पड़ेगा भाई साहब। एक अच्छा टीम लीडर वही होता है जो अपनी टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों की नॉलेज रखता हो। अपने पर्सनल ग्रजेस को प्रोफेशनल लाइफ से दूर रखना है जरूरी। मुश्किल लोगों को भी हैंडल करना जानना पड़ेगा। जैसे सपोज आपकी टीम में कोई बंदा है जिससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर काम को सबसे अच्छा कर सकता है, तो क्या आप सिर्फ अपनी पर्सनल खुन्नस की वजह से उस काम की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे या इंसान को मोटिवेट करेंगे कि वो अपना बेस्ट दे? ऑलवेज रिमेंबर, यू आर एज गुड एज योर टीम। इसका उल्टा भी उतना ही सच है, यू आर एज बैड एज योर टीम। इसीलिए एक टीम लीडर को हमेशा अपनी टीम के बारे में ही पहले सोचना चाहिए। उसके माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए कि उसका ग्रेटर गोल और ग्रेटर गुड क्या है। उसको अपने नजदीक और दूर दोनों के गोल्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए कि उसके पास कौन से टूल्स हैं, उसे अपनी टीम से कैसे काम लेना है, ये आना बहुत जरूरी है। और ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किसी से भी आप काम उसकी मर्जी के बिना नहीं ले सकते। किसी को दुखी करके उससे काम लेना भी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अगर टीम में अच्छा माहौल नहीं है तो टीम का परफॉर्मेंस हैम्पर होगा, ये तो श्योर शॉट बात है। ऐसे में टीम लीड को चाहिए कि वो लोगों को अच्छे से मैनेज करे, इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना सीखे। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनसे अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी, कई लोग बिल्कुल आपको नापसंद होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके साथ आपको लंबा काम करना पड़े। ऐसे में यू हैव टू एडजस्ट। टीम लीडर को काम करने से पहले लोगों को मैनेज करना होता है और इसमें उनका इमोशनल मैनेजमेंट भी शामिल है। एक टीम लीडर को प्रॉब्लम्स पर फोकस करने की बजाय ये देखना चाहिए कि किस टीम मेंबर में क्या क्वालिटी है। एक बार आप लोगों को समझ गए, उनके हाईज और लोज की नॉलेज है आपको, तो फिर उनके साथ ऑपरेट करना इजी हो जाएगा।
इसीलिए कभी किसी की इंसल्ट ना करिए। किसी से अच्छा काम कराना है तो उसे मोटिवेट ही करना होगा। उसके लिए टीम लीडर को अपनी टीम के साथ एक पर्सनल कनेक्ट डेवलप करना ही चाहिए। चाणक्य की टीचिंग्स को मानने वाला लीडर ना तो अपनी टीम से बदतमीजी करेगा, ना ही उसका अपमान करेगा। काश हमारे टीम लीडर्स ये बात समझ पाते तो ऑफिस का माहौल इतना टॉक्सिक नहीं होता आज की डेट में। अब में से बहुत लोगों ने सुना और पढ़ा होगा कि इवन बुद्धा सेड कि भाई एक्सपेक्टेशंस दुख देती हैं, इच्छाएं ही दुख का कारण है। आज भी हम इसी बारे में बात करेंगे कि ऑफिस में आप कैसे लीस्ट एक्सपेक्टेशन में बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। ऑफ कोर्स आचार्य चाणक्य की टीचिंग्स के जरिए ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो ऑन दिस जर्नी टुगेदर। कि वो हर जगह अपनी एक्सपेक्टेशन का पहाड़ खड़ा कर लेता है। उसके बाद when things don't go as per expectation तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ में ऐसा होता है तो आपके रिलेशंस अफेक्ट होते हैं, लेकिन जब प्रोफेशनल सेटअप में ऐसा होता है तो आपके करियर पर इसका असर पड़ता है। ऑफिसेज में हम बहुत ज्यादा पर्सनल होकर अपना ही नुकसान करेंगे। तो सवाल यह है कि ऑफिस में कितनी एक्सपेक्टेशन रखें और किससे एक्सपेक्टेशन रखें, या क्या बिना एक्सपेक्टेशन के कॉर्पोरेट में काम करना पॉसिबल है भी? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर ऑफिस में अपना बेस्टी बनाते हैं और बाद में रोते हैं कि कोई आपकी फीलिंग्स नहीं समझता, लोग आपको यूज करते हैं, एंड द लिस्ट गोज ऑन, तो भाई दोस्त आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने की जरूरत है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की इस जंग में जीत हमेशा रियलिटी की होती है। इसीलिए आप जितना रियलिटी के करीब रहेंगे, हर्ट होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। कष्टम च खलु मूर्खत्वम, कष्टम च खलु यौवनम, कष्टम तु कष्टतरम चैव परगेह निवासनम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्खता और जवानी का डेडली कॉम्बिनेशन दुखदायक होता है। मूर्ख यानी इडियट होना बहुत कष्टदायक है, क्योंकि वो न सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाता है बल्कि दूसरों की भी बैंड उसकी वजह से ही बचती रहती है। इसीलिए सबसे पहले तो ये गोल्डन रूल बना लें कि किसी भी ऐसे कलीग से बहुत ज्यादा ओपन अप ना हो जो आपसे उम्र में काफी छोटा हो और बहुत बोलता हो। कई बार हम जूनियर्स के मस्खरेपन को कूल समझ लेते हैं, लेकिन समटाइम्स इट्स वेरी टफ टू टेक अ जोक। कई बार सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ऑफिस और पर्सनल लाइफ दो अलग चीजें हैं। What you do personally has nothing to do with what you do professionally. इसीलिए ये लॉजिक मत दीजिए कि मैं तो जी अल्ट्रा कूल हूँ और ऑफिस में भी I have best of friends. No bro, sorry, hold on. यहाँ भी आपको आचार्य चाणक्य की ये बात याद रखनी चाहिए कि आप अपने मित्र स्वयं हो और शत्रु भी। ऑफिस में आप दोस्ती करने या सर्कल बनाने नहीं गए हो, वो आपका वर्क स्टेशन है, प्लेग्राउंड नहीं। अब आप प्लेफुल होते हुए अपने ऑफिस में काम निपटा तो सकते हैं, लेकिन हर मोमेंट आपको ये याद रखना होगा कि एवरीथिंग यू डू इन ऑफिस उसके लिए आपको जज किया जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस में दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन ये दोस्ती ऑफिस के बाहर सेलिब्रेट हो। ऑफिस में कलीग का रिश्ता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारा जूनियर या सीनियर ऑफिस में हमारा जिगरी दोस्त बन जाता है। ऐसे में हम काम की बात पर भी उसको डांट नहीं सकते, रूडली बात नहीं कर सकते, जो कि गलत है करना, पर सख्ती जरूरी है। ऐसे लोगों को आप टाइमलाइन की बात पर भी लेक्चर नहीं दे सकते। तो आपकी पावर आप खुद लिमिट कर देते हैं दोस्ती के चक्कर में। इससे प्रोडक्टिविटी बिग टाइम इफेक्ट होती है, आपकी परफॉर्मेंस भी खराब होती है। इसीलिए ऑफिस प्रेमाइसेस के बाहर अपने पर्सनल संबंध छोड़कर एंटर करें। अच्छा, इसमें एक और एंगल है, लव इंटरेस्ट का। मैं जानता हूँ ये सिचुएशन बहुत से लोगों के साथ आई है और आती रहेगी। क्लैरिटी ऑफ माइंड इज द की। अब दिल तो है, दिल का एतबार क्या कीजिए, आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजिए। देखिए, अगर आप लीडरशिप रोल में हैं और ऑफिस की किसी कलीग, मेल फीमेल जो भी हो, उस पर आपका दिल आ गया, जब उससे बात होती है तो अंदर बटरफ्लाई से भी उड़ती, आपका मन भी काम में कम लगता है। ये डेडली सिचुएशन है, यहाँ संभल जाना ही बेहतर है। ये पीरियड जितना एक्सटेंड होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ये उतना ही बुरा है। आप अपने ऑफिस क्रश के सामने न तो खुलकर काम कर पाएंगे, न उसकी गलती होने पर उसे डांट पाएंगे।
फिर ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ऑफिस में जब आपकी लव इंटरेस्ट की चर्चा आम हो जाती है तो लोग आपके मजे लेने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हल्के लोगों से दोस्ती करने का परिणाम ये होता है कि यू ऑल्सो लूज योर ग्रेविटी। आप नहीं चाहेंगे कि आपके किस्से ऑफिस में तैरें, लोग आपको लेकर बातें बनाएं। ये बातें कुछ चमचों के वाया बॉस के पास भी पहुंचती हैं। जेलेसी इज सो कॉमन कि आप हैरान हो जाएंगे। कई लोग सिर्फ इस बात से दुखी होते हैं कि आप खुश क्यों हैं। इसीलिए अपनी पर्सनल स्पेस को बचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर खुदा ना खास्ता ऑफिस में रोमांस शुरू हो ही जाए तो उसे ऑफिस के बाहर मैनेज करें। अपनी बात एक्सप्रेस करें और पार्टनर को भी कम्युनिकेट करें कि ऑफिस में आप सिर्फ काम से मतलब रखना चाहते हैं। ऑफिस की दोस्ती को भी वर्किंग आवर्स के बाद ही रिज्यूम करें। ऐसे लोगों से बिल्कुल बचकर रहें जिनकी पर्सनालिटी हल्की हो, जो लाउड माउथ हो। याद रखिए कि कोई अगर आपके आगे किसी और की बुराई करता है तो ये लगभग श्योर शॉट है कि वो किसी और के आगे आपकी भी उतारता होगा। इसीलिए ऑफिस में किन लोगों के साथ कितना खुलना है इसका फैसला बहुत सोच समझ कर करें। आज भी आई हैव चोजन सम पर्ल्स फ्रॉम चाणक्य नीति। आज हम एक सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे और आचार्य चाणक्य से टिप्स भी लेंगे। और वो टॉपिक है हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ यू चूज योर टीममेट्स। अगर आप लीडरशिप रोल में एक्सेल करना चाहते हैं तो यू गॉट टू हैव अ गुड टीम। वो कहते हैं ना, यू आर एज गुड एज योर टीम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आचार्य चाणक्य के एक श्लोक से ही बात शुरू करते हैं। एतदर्थ कुलीना नाम नृपा कुर्वन्ति संग्रहम आदि मध्य अवसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम। इस श्लोक का कुल मतलब इतना है कि एक टीम लीडर को अपनी टीम में सुपर इंटेलिजेंट लोगों को रखना चाहिए, चमचों को नहीं। टीम में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो अपने स्किल्स में बेस्ट हो, इनसिक्योर ना हो और आपके साथ जेन्युइनली जुड़े हो। ऐसे लोग बुरी सिचुएशन आने पर आपका साथ छोड़कर नहीं भागेंगे। इसकी जगह पर इफ यू चूज टू गो ऑन द इजी वे तो आपको बहुत से मीडियोकर लोग मिल जाएंगे जो खुशी खुशी आपकी चमचागिरी भी करेंगे। लेकिन ऐसे लोग बुरा टाइम आने पर सबसे पहले निकल लेंगे। इसीलिए टीम चूज करते वक्त यू मस्ट बी मोर केयरफुल देन चूजिंग योर ब्राइड। शादी के लिए लड़की सेलेक्ट करने से ज्यादा डिफिकल्ट काम है एक परफेक्ट टीम के लिए लोग चुनना। एंड आई नो द पेन। लेकिन कोई ना, वी हैव आचार्य चाणक्य विद अस। उनके पास इस प्रॉब्लम का शो शॉट इलाज है। प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरा, सागरा भेदम इच्छन्ति प्रलय अपि न साधव। इट मीन्स कि समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी बाउंड्रीज तोड़ देते हैं और सब कुछ डुबा देते हैं। लेकिन सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में रहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। ये एक बहुत ही डीप थॉट डिमांड करने वाली बात है। आपने अपनी टीम में ऐसे बंदे भर लिए हैं जो आपके अच्छे टाइम पर आपकी बटरिंग कर रहे हैं, आपके लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाने को तैयार हैं, हमेशा आपकी ईगो को बूस्ट करते रहते हैं। काम से ज्यादा उनके पास दूसरी बातें होती हैं, बट आपका एंटरटेनमेंट हो रहा होता है। बट आई विल जस्ट से डोंट गो फॉर चीप थ्रिल्स इन ऑफिस। ऐसे लोगों से दूरी ही अच्छी है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा शेयर, बहुत बड़ा हिस्सा अपने वर्क प्लेस पर गुजारते हो। तो ये वक्त पेनफुल और स्ट्रेस से भरा नहीं होना चाहिए। वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जो इंस्पायर करे। ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए सबसे बुरी जगह है। इसीलिए अपनी टीम में परफॉर्मर्स को जगह दें। लोगों को चुनते वक्त सिर्फ उनके स्किल्स न देखें, बल्कि ये भी जज करें कि वो इंसान कैसे हैं, उनके वर्क एथिक्स के साथ उनके लाइफ एथिक्स क्या है, इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, एक टीम मेंबर अगर गलत आ गया तो सारा ऑफिस डिरेल हो सकता है। ये मुहावरा तो सुना ही होगा कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। अगर आपकी टीम में कोई ऐसा बंदा या बंदी आ गए जो काम से ज्यादा पॉलिटिक्स और बैक बाइटिंग में एक्सपर्ट हो तो समझ लो बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। कई बार जब आप लीडरशिप पोजीशन में होते हैं तो इन बातों को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो शेर था ना,
कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस गली में सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सूनर और लेटर आप भी इस नेगेटिविटी की जद में आएंगे ही। इसीलिए टीम चूज करते वक्त बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। टीम मेंबर चुनते वक्त ही अगर आपने पूरी सावधानी बरती तो बाद में होने वाले कई सारे क्राइसिस सिचुएशंस को आप टाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि टीम चूज करते वक्त वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनका वी मस्ट टेक नोटिस ऑफ। सबसे पहले तो ये बात समझ ले कि 10 मिनट के इंटरव्यू में सभी अपना बेस्ट वर्जन ही आपके सामने रखेंगे। किसी को जज करने के लिए 10 मिनट इज टू लेस, इसीलिए यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले ये तय कर लीजिए कि किन चीजों पर यू वोंट कॉम्प्रोमाइज। आपको अगर चमचे को टीम में रखना है तो आप एक परफॉर्मर की तरह नहीं सोच रहे। क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप महेंद्र सिंह धोनी हैं या विराट कोहली या रोहित शर्मा, जिसके भी फैन हो, अपने आप को वो प्लेयर अज्यूम कर लीजिए। अब आप अपनी टीम चुनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज नोटिस करेंगे इसको एक पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए। रिमेंबर, अभी आपको टीम नहीं चुननी। लेट्स डिस्कस द क्वालिटीज फर्स्ट। तो अपनी टीम में आप 2 ओपनर्स लोगे जो जल्दी जल्दी रन बना सकते हो, पावर प्ले यानी शुरुआती ओवर्स का अच्छा यूज कर सकें। यानी कि इन प्लेयर्स की क्वालिटी क्या है कि अटैकिंग होंगे, अपना काम जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं वगैरह वगैरह। क्या वो मुश्किल गेंदों को खेल सकते हैं, यानी उनका डिफेंस भी अच्छा होगा। सो क्वालिटी है डिपेंडेबल और रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपने देखा कि कैसे सिर्फ ओपनर्स चूज करने में ही हमें कितनी क्वालिटीज मिल गई। ऐसे ही ऑलराउंडर, बॉलर और विकेट कीपर तक जाते जाते क्वालिटीज की लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी। अब यही फॉर्मूला अपनी टीम के सिलेक्शन में यूज करना है। यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, ये याद रखिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि धोनी या विराट की टीम में कोई जुगाड़ या चमचागिरी से सर्वाइव नहीं कर पाता। परफॉर्मेंस इज द ओनली वे टू गेट इनटू द टीम। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आचार्य चाणक्य से जानेंगे कि एक इंसान के पर्सनालिटी के बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है। आचार्य चाणक्य के एक श्लोक से बात शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि आचार्य के श्लोक असल में एक फॉर्मूला होते हैं लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का। तो आचार्य क्या कहते हैं? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्येको अपि न विद्यते अजागलस तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। इसकी मीनिंग थोड़ी फनी दी हुई है इसमें, लेकिन बताता हूँ। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक चीज भी नहीं है, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। By the way, no animal ego was killed in this श्लोक। Jokes apart, लेकिन ये टर्म आपने कई बार सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आचार्य चाणक्य के अलावा भी इसका जिक्र हिंदू धर्म के कई ग्रंथों में है। इसे इंसान की लाइफ के 4 प्रमुख गोल्स मान सकते हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं जिसे इंसान को आइडियली प्राप्त करनी चाहिए। ये क्या है और किस सीक्वेंस में है, इसको समझते हैं। डोंट वरी, इट्स वेरी इजी। और इसका सीधा संबंध आपसे, मुझसे, हम सबसे है। हमारे वेदों में भी मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। ये हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इन चारों का उद्देश्य क्या है? धर्म का उद्देश्य मोक्ष है, अर्थ नहीं। धर्म के अनुकूल आचरण करो तो किसके लिए? मोक्ष के लिए। अर्थ से धर्म कमाना है, धर्म से अर्थ नहीं कमाना। धन केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए मत कमाओ। अच्छे कपड़े हो, महंगे आभूषण हो, दुनिया भर के संसाधन हो, इन सब की जीवन के लिए जरूरत है, नो डाउट। लेकिन जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि केवल इन्हीं में उलझे रहे। सिर्फ कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अर्थ नहीं कमाना है। हम दान कर सकें इसलिए भी धन कमाना है। हम परमार्थ यानी अच्छे कामों में उसे लगा सकें इसलिए भी कमाना है, वरना अर्थ अनर्थ का कारण बनेगा। धन परमार्थ की ओर भी ले जाएगा और इससे अनर्थ भी हो सकता है। इसीलिए धर्म का हेतु मोक्ष है, अर्थ नहीं। और अर्थ का हेतु धर्म है, काम नहीं। काम का हेतु इस जीवन के क्रम को चलाते रहना है। केवल इंद्रियों को तृप्त करना काम का उद्देश्य नहीं है। काम इसलिए कि
जीवन चलता रहे। मकान, कपड़ा, रोटी, ये सब जीवन की आवश्यकताएं हैं और आवश्यकताओं को जुटाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। इसी तरह जीवन की आवश्यकता है काम, ताकि जीवन चलता रहे, वंश परंपरा चलती रहे। ये हमारे वेदों से आपको पढ़कर सुना रहा हूँ, काफी रिसर्च करनी पड़ी, लेकिन एनीथिंग फॉर यू गाइस। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है। पुरुषार्थ वर्ड से ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इट्स फॉर एवरीवन। हमारे जेंडर को छोड़कर हम में सब सिमिलर है। जेंडर चेंज होना भी नेचर का नियम है, ताकि लाइफ की चेन आगे बढ़ती रहे, जो काम का उद्देश्य बताया गया है। अब आप कहीं भी इन 4 पुरुषार्थों के बारे में ज्ञान देकर अपना इंप्रेशन बना सकते हैं। जोक्स अपार्ट, ये चारों पुरुषार्थ हमारी लाइफ का बहुत जरूरी पार्ट है। इनके बीच का बैलेंस ही सक्सेस और फेलियर के बीच का डिफरेंस है। आपकी लाइफ में पैसा यानी कि अर्थ बहुत जरूरी है। इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इन नॉर्मल सिचुएशंस। आप कोई कहने लगे कि मैं सन्यासी बन जाऊंगा, या कोई लॉजिक दे दे कि मैं मोगली बन जाऊंगा, इसीलिए इन नॉर्मल सिचुएशन बोला मैंने। तो पैसा इंपॉर्टेंट है और इसे 4 पुरुषार्थों में से एक माना गया है, लेकिन साथ ही धर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यानी पैसा कमाओ, लेकिन उसको एक अच्छे मकसद पर खर्च भी करो। इसी से सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे CSR कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट आता है। अर्थ और धर्म का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए पहले धर्म है, ताकि पैसा कमाने से पहले उसके अच्छे इस्तेमाल की समझ आपके अंदर हो। इसीलिए पुराने जमाने में बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। जीवन में पहले ही वो धर्म की शिक्षा लेते थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों सीखते थे। उसके बाद उन्हें कमाने भेजा जाता था, यानी धर्म के बाद वो अर्थ की तरफ बढ़ते थे। पैसा कमाने के बाद फिर उनकी शादी होती थी, यानी अर्थ के बाद काम की तरफ। लेकिन काम में भी फंसना नहीं है। उसके बाद मोक्ष है। मोक्ष क्या है? सेटिस्फैक्शन का वो लेवल जहां इच्छाएं बाकी न रह गई हो। वो किसी भी अचीवर का अल्टीमेट ड्रीम है, जब अचीव करने के लिए कुछ और ना बचा हो। वो फीलिंग है मोक्ष।